क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले बार क्लाइमेटोलॉजी खत्म कर दिए, जियोमॉर्फोलॉजी हमारा समाप्त हो गया है। तो जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं ओशेनोग्राफी, बेसिकली ओशेनोग्राफी। तो जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि क्लाइमेटोलॉजी और ओशेनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमने देखा कि किस तरह जमीन बना, किस तरह से लैंड का फॉर्मेशन हुआ, किस तरह से पहाड़ बने, किस तरह से महाद्वीप बने। उसी तरह से हमने देखा कि ये हमारा जो वायुमंडल है इसमें किस तरह से वेदर सिस्टम होते हैं, किस तरह से बादल बनते हैं, किस तरह की प्रक्रिया होती है, वर्षा किस तरह से होते हैं। फिर हमने देखा कि वर्षा और वर्षण में क्या फर्क होता है, उसके रूप क्या क्या है। अब हम लोग देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जैसा कि हम लोग जिसकी अभी स्टडी कर रहे थे, जिस लैंड पार्ट की हम लोग स्टडी कर रहे थे ज्योग्राफी में, उसकी तादाद अगर हम देखें तो सिर्फ 29% है, यानी कि 71% जो है वो हमारा समुद्र है। तो इसीलिए समुद्र विज्ञान ओशेनोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है। यानी जो भी मौसमी गतिविधि होती है, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर ब्रिटेन का मौसम अच्छा है तो क्यों है, और कनाडा का मौसम खराब है, बर्फ जम जाता है तो क्यों है, जबकि लैटिट्यूड में दोनों में डिफरेंस है। लैटिट्यूड के हिसाब से तो कनाडा की तरफ गर्मी होना चाहिए, ब्रिटेन में ठंडी होनी चाहिए, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था गर्म समुद्री जलधारा। तो हम देखते हैं कि ये ओशन किस तरह से काम करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले महासागरीय जल, और उसके बाद देखेंगे मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, या जिसको आप कह सकते हैं महासागरीय जलधाराओं का संचलन, कि यानी जो जलधारा है वो किस तरह से संचालित होती है, वो दूसरा चैप्टर में। और पहला हम लोग ओशेनोग्राफी या ओशेन्स में देखेंगे महासागरीय जल, कि महासागरीय जल के गुण किस प्रकार से होते हैं, महासागर के तलछट की किस तरह से बने होते हैं। महासागर के तल में हम देखेंगे तो पहाड़ है, पठार है, बड़े बड़े पर्वत की रेंज और श्रृंखलाएं पाई जाती है। इसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं इसी में, तो देखते हैं इसका समुद्र विज्ञान के बारे में। तो समुद्र विज्ञान जो ओशेनोग्राफी कहते हैं वो आखिर होता क्या है। तो ये देखिए कि ओशेनोग्राफी में सभी विज्ञान सम्मिलित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें आपको बायोलॉजी भी है, जियोलॉजी भी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, यानी आप इसको होल साइंस कह सकते हैं, नेचुरल साइंस कह सकते हैं। यानी जो हमारे समुद्र के रहस्यों को जानने के लिए जीव विज्ञान इत्यादि का अध्ययन जो होता है, भूविज्ञान इत्यादि का अध्ययन। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो हमारा समुद्र है उस पर हम लोग देखेंगे। तो देखिए, तो इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं, खास करके मौसम और जलवायु पर प्रभाव हमारे सागर का। जैसे कि मैंने बताया था कि ये सागर जो है, जो भी इवोपरेशन होता है, जो भी हमारे वायुमंडल में अमाउंट ऑफ वाटर है वो सागर से ही जाता है। तो इसका मौसम पर प्रभाव क्या पड़ता है। उसी तरह से देखेंगे भोजन, ऊर्जा, चिकित्सा, दवाओं का स्रोत। हम लोग जानते हैं कि आजकल आप इंटरनेशनल रिलेशन या जिसके बारे में जानते हैं, उसी तरह से सैन्य महत्व, मनोरंजन के साधन, पृथ्वी के जो हेल्थ है उस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं तो अब वाटर पॉल्यूशन किस तरह से होता है, सागर के हेल्थ किस तरह से हमारे पृथ्वी के हेल्थ को प्रभावित करता है। तो यही वजह है कि आप देखते होंगे कि इंडिया और चाइना के बीच, या जो ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह मिलकर एक अलायंस बना रहा है, इधर चाइना एक अलायंस बना रहा है, तो क्या साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी का विवाद। तो जहां भी आपको समुद्री विवाद देखने को मिलता है, या अमेरिका को देखते हैं कि बड़े बड़े सैन्य अड्डे समुद्र में ही स्थापित करते हैं। तो समुद्र न सिर्फ सैन्य दृष्टि से बल्कि संसाधन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने बताया था कि ज्यादातर जो प्लेटें हैं हमारी कहाँ बनती है, समुद्र में बनती है। और समुद्र से क्या होता है, जो मैग्मा, लावा वगैरह सीधा ऊपर आ जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां आपको फर्स्ट हैंड खनिज तुरंत मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, निकेल मिल जाएगा। तो इसीलिए समुद्री संसाधन, उसके अतिरिक्त देखेंगे तो समुद्र के अंदर बहुत से जैविक संसाधन हैं, जैसे कि मत्स्य, मछली का आप देख सकते हैं। उसी तरह से मोती बनता है समुद्र में। तो समुद्र कुल मिला के आप देखेंगे तो चूंकि काफी है, 71% है पूरे विश्व का। पूरा जो हम ग्लोब एक पृथ्वी को देखते हैं उसमें से 71% तो ये समुद्र ही है। तो इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण है और ये काफी इन सब पे प्रभाव डालता है। तो अब देखेंगे ये जो है, ये समुद्र, आप ओशेनोग्राफी सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं,
बल्कि अगर हम इसको देखेंगे तो ज्योग्राफी के अंतर्गत जो ओशनोग्राफी हम पढ़ते हैं ये 4 विषय 4 विज्ञान पे आधारित है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं, जियोलॉजी भी आप देखेंगे तो डिफरेंट जो जलवायु विज्ञान है वो भी यहाँ इस पे होगा। तो इसमें भूगर्भ विज्ञान जैसे कि मैंने बताया, जियोलॉजी, इसमें हम लोग देखेंगे कि उसका नितल का संरचना कैसे होता है। जैसे कि हमने देखा था कि इसके जो बेसाल्ट से बन रहे थे प्लेट, वो क्या है, वो जियोलॉजिक स्ट्रक्चर है उसका। उसी तरह से हम देखेंगे रासायनिक विज्ञान, यानी समुद्र का रासायनिक संरचना किस प्रकार से है, कैसे इसमें हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे ज्यादा सोखा गया समुद्र के द्वारा। आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था जो वर्तमान हमारा वायुमंडल है वो क्या है, 3rd एटमॉस्फेयर है। 2nd एटमॉस्फेयर जो था उसमें सबसे ज्यादा आपका जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड था। आखिर वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड गया कहाँ, तो वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड ये समुद्र द्वारा अवशोषित कर लिया गया। तो वो रासायनिक संरचना के बारे में भी जानते हैं। उसी तरह से भौतिक विज्ञान, समुद्र में जो लहरें उठती है वो किस प्रकार उठती है, टेम्परेचर डिफरेंस जैसे हम लोग देख रहे थे वायु में, उसी तरह से यहाँ भी होता है। तो ये सारी चीजें जो होती है, धाराएं जो चलती है, ये सारी चीजें होती है भौतिक समुद्र विज्ञान। और फिर जैविक समुद्र विज्ञान अर्थात बायोलॉजिकल ओशेनोग्राफी, तो ये होता है जियोलॉजिकल। आप इसको देखें तो जियोलॉजिकल ओशेनोग्राफी, केमिकल ओशेनोग्राफी, फिजिकल ओशेनोग्राफी, बायोलॉजिकल ओशेनोग्राफी, तो ये 4 विज्ञान पे आधारित ये ओशेनोग्राफी है। तो चलिए अब हम ये एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ओशेनोग्राफी का वो हम लोग जान गए। अब आगे हम लोग देखते हैं इसी में बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद कि ये जो हमारा है महासागर, तो ये महासागर जैसा कि मैंने बताया कि ये तकरीबन जो है 71% है, लेकिन ये 71% आप देखेंगे तो लैंड और सी का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों गोलार्धों में अलग अलग है। यानी जैसा कि मैंने बताया उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा लैंड मास है, दक्षिणी गोलार्ध में कम लैंड मास है। यही वजह है कि हम लोग जब ग्लोबल टेम्परेचर देखते हैं तो जुलाई का टेम्परेचर ज्यादा होता है, जबकि जुलाई में क्या होता है, पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होता है। लेकिन जब जनवरी का टेम्परेचर देखते हैं, अभी जनवरी जो हम लोग देख रहे हैं, तो जनवरी का टेम्परेचर आपको कम होता है। क्यों कम होता है, जबकि आप देखते हैं 3 से 4 जनवरी के आसपास सूरज पृथ्वी से सबसे नजदीक होता है, यानी 14 करोड़ 71 लाख किलोमीटर दूर होता है जनवरी में, और जुलाई में कितना होता है, 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर दूर होता है। इसका मतलब है कि जुलाई में ठंडी पड़नी चाहिए लेकिन जनवरी में ठंडी पड़ती है। तो उसका वजह यह है कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसका लैंड मास ज्यादा है और लैंड तेजी से गर्म होता है। तो इसी तरह से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध को अगर हम देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध का 61% भाग पानी है और 39% लैंड मास है। अगर हम देखें तो लैंड मास है। तो इस वजह से अब देखेंगे उसी तरह से दूसरा हम लोग देखें जिसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध का 81% भाग पानी है और सिर्फ 19% भाग भूमि है। तो इस वजह से अगर हम इसको देखें तो ये 39% है और ये 19% है, तो कौन ज्यादा हुआ, 39% ज्यादा हुआ। तो 39% लैंड मास ज्यादा हुआ, इसीलिए इसको स्थलीय गोलार्ध या लैंड हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लैंड हेमिस्फीयर किसको कहते हैं, उसमें अगर चॉइस उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, तो आप उसका जवाब देंगे कि ये उत्तरी गोलार्ध को लैंड हेमिस्फीयर कहा जाता है। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध को वाटर एटमॉस्फेयर कहा हेमिस्फीयर कहा जाता है, तो इसको वाटर हेमिस्फीयर कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका 81% भाग पानी है, लैंड सिर्फ 19% है। यहां आपको लगेगा कि यहां भी तो 61% है पानी और यहां भी तो 81, लेकिन अगर आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो 61 से 81 ज्यादा है, तो इसका मतलब ज्यादा पानी है। तो इसीलिए इसको जलीय गोलार्ध के रूप में कहा गया है या वाटर हेमिस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में। अब हम लोग देखेंगे इसी में, ये देखिए ये हमारा मैप है। तो अगर इस मैप में देखिए तो ये है आपका पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर इक्वेटर से हम देखेंगे, अगर हम यहाँ उत्तरी ध्रुव पे आए और उत्तरी ध्रुव पर से इक्वेटर पे देखेंगे तो ये देखिए ये पूरा लैंड है, ये लैंड मास है, ये देखिए ये पूरा लैंड मास है, ये देखिए ये ग्रीनलैंड को भी ले लीजिए, ये सारा चीज
ये सारा, तो ये सारा लैंड मास है। ये लैंड मास कितना प्रतिशत है? 39%। और अब यहां देखिए दक्षिणी गोलार्ध अगर हम देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में सिर्फ ये आपका एंटार्क्टिका है, बाकी आपका ये साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, थोड़ा मेडागास्कर का जगह, ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड। तो ये टोटल लैंड मास को अगर हम जोड़ेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 19% होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लैंड हेमिस्फीयर और इसको कहते हैं वाटर हेमिस्फीयर, यानी स्थलीय गोलार्ध और जलीय गोलार्ध कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग चलें तो देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए ये देखिए, अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो टोटल पानी होता है उसका 71% हमारा सागर में है। और ये जो सागर का पानी है, सागर का पानी क्या होता है? खारा होता है, तो उसको सैलिनिटी कहते हैं। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ओशन वाटर, समुद्री जल के गुण, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें तो टोटल जो हाइड्रोस्फीयर है, जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंट एटमॉस्फेयर जो हवा का मंडल था, वायुमंडल इसीलिए हम लोग कहते हैं, हम लोग स्थल मंडल, जिस जमीन पे हम लोग चलते हैं उसको स्थल मंडल कहते हैं। और जो महासागर है चारों तरफ, उसमें अगर आप वायुमंडलीय जल को भी जोड़ दें, सारा चीज को जोड़ दें, तो उसको हम लोग, चाहे नदी हो, तालाब हो, ये सारी चीज मिलके हाइड्रोस्फीयर कहलाता है, अर्थात जल मंडल। तो जल मंडल जो है उसमें 71% जो है वो महासागर में, बाकी 71% जो है टोटल सागर है लैंड का। और उस 71% को हम 100% मान लें कि जितना सब, यानी 71% वो, और बाकी जो ग्लेशियर्स है, जो दुनिया में झील है, सबको मान लेती है। अगर एक साथ 100% करते हैं तो उसका समुद्र में जो है उस सारे जल का 97.2% है। ये जो है आप देखेंगे तो 97.2% भाग जो है वो आपका ओशन में है, और सिर्फ 2.8% भाग जो है वो आपको लैंड पे स्थित है। अर्थात ये जो है ये खारे पानी है, और इसमें से आप समझिए कि 2.8% जो है वो फ्रेश वाटर है, यानी ताजा जल जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में ताजा जल कहते हैं, ताजा जल, ताजा जल या फ्रेश वाटर कहते हैं। तो इस 2.8% को अगर हम 100% मान लें, 100% मान लें, तो इसमें से नहीं, इस 2.8% ताजा जल जो है इसको अगर हम डिवाइड करें फिर कि इसमें सबसे ज्यादा, कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल है, ताजा जल, उसमें सबसे ज्यादा किस में है? ग्लेशियर में है, झील में है, नदी में है, स्वाम्प में है, स्वाम्प मतलब दलदली क्षेत्र उसमें है। तब फिर वहां आप कंफ्यूज कर जाते हैं। ग्लेशियर तो आप क्लियर बता देंगे कि सबसे ज्यादा ताजा जल जो ग्लेशियर में है, लेकिन ग्लेशियर के बाद सेकंड पोजीशन कौन सा हासिल करता है? तो वो देखिए, अगर आप देखेंगे इस तरह से, तो इस 2.8% में से 2.15% जो है वो ग्लेशियर में है, अर्थात हिमनद में, ये हिमनद में। बाकी जो है 0.62% जो है वो आपको क्या है? ग्राउंड वाटर, जो भूजल जिसको हम लोग कहते हैं। भूजल का हम लोग जानते हैं ज्यादातर उपयोग किया जाता है, तो भूजल में आप देखेंगे इस वाटर का तो तकरीबन 0.62% है। अगर हम इसके अंदर देखेंगे कि सबसे ज्यादा फिर किस में है, जो बाकी बचा, अब जो बाकी बचा ये भाग, तो इतना में ही आपका नदी है, तालाब है, पौंड है, या जो छोटे छोटे जलाशय है, ये सारा चीज बस थोड़ा सा पार्ट है। तो जैसे हम लोग देखते हैं, जबकि देखते हैं गंगा नदी कितनी बड़ी है और नदी कितनी बड़ी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो 1% भी नहीं है टोटल जल का। तो उसमें आप देखेंगे तो लेक जो है उसमें सबसे ज्यादा जल होता है, वो भी 0.009%। उसके बाद
दुनिया में देखेंगे सेकेंड पोजीशन पे जो आता है वाटर जो इसमें है तो वो सलाइन लेक है। फिर सॉयल मॉइस्चर में 0.05% है, स्ट्रीम एंड चैनल में 0.001% है और एटमॉस्फेयर में 0.01% है। इसका मतलब आप समझिए कि एटमॉस्फेयर में भी जो जल है वो भी हमारे नदी के जल से ज्यादा है। तो सबसे कम जल नदी में है और ग्लेशियर के बाद आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा झील में आपको मिलेगा। लेकिन इसको फर्दर हम आगे डिवीजन करते हैं तो आपको पूरा डेटा आपको पता चल जाएगा कि कितने कितने डिवाइड हुए। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ वाटर, यानी पूरे विश्व में जितने भी जल है जिसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं उसको अगर एक साथ लें तो आप इस तरह से देखिए, खारे पानी और मीठे पानी की बात अगर हम करें तो सलाइन वाटर 97% है मोटे तौर पे, 97% जो है वो खारा जल है। और इसमें देखेंगे तो जो ताजा जल है वो सिर्फ 3% है 100% में। और इस 3%, ये जो 3% है इसको अगर हम 100% मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं तो 100% में आप देखेंगे 68.7% जो है वो आइस कैप में और 30.1% जो है वो क्या है आपको ग्राउंड वाटर में। ठीक है, अब और इसमें से 0.03% ही जो है वो आपको सरफेस वाटर है और अदर 0.09% है जो वायुमंडल में सर्कुलेट आपको करता रहता है। तो अगर आप देखें इसमें तो ये 0.03% जो है यही आपके सरफेस पे मौजूद है। कितना का 0.03%? ये 3% का, यानी जो 3% आपके पास है जो ताजा जल है जिसको हम लोग पीते हैं उस 3% का 0.03% ही सरफेस वाटर पे है, यानी फ्रेश वाटर के रूप में। इसीलिए जल संकट होता है, जो हम लोग कहते हैं जल संकट क्यों है। अगर देखा जाए तो जल तो काफी है लेकिन उसमें 30% और 68%, 68.7% ये सारा जो है ग्लेशियर में या तो ग्राउंड वाटर में नीचे में। लेकिन जो हम सरफेस पे वाटर देखते हैं वो बहुत कम। अगर हम सरफेस वाटर की बात करें, जैसा कि मैंने बताया, अगर सरफेस वाटर की बात करें तो ग्लेशियर और ग्राउंड के बाद अगर सरफेस वाटर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा झील में है। तो अगर इस 0.03% को अगर हम 100% मान लें और इसको करें तो इसमें 87% जो है वो आपको झील में पाए जाते हैं और जो दलदली भाग है उसमें 11% और रिवर में सिर्फ 2%। तो अब इस हिसाब से आप देखें, अगर आपको अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें उस हिसाब से आप देखें तो जो फ्रेश वाटर है उसमें नंबर 1 पर कौन होगा? ग्लेशियर। आपको डेटा देने की जरूरत नहीं है, आपको रैंकिंग करने की जरूरत है, उसी रैंकिंग से आपसे क्वेश्चन आता है। नंबर 1 पर ग्लेशियर, नंबर 2 पे ग्राउंड वाटर, नंबर 3 पे लेक, नंबर 4 पे स्वाम्प, नंबर 5 पे रिवर। ये हमेशा याद रखें। अगर पांचों आपको चॉइस में, स्वाम्प मतलब दलदली क्षेत्र, स्वाम्प का मतलब दलदली क्षेत्र, तो अगर आपके सामने ये चॉइस हो कि निम्नलिखित पर विचार करें, हिमनद, भूजल, झील, नदी, आर्द्र भूमि या दलदल, ये तीनों में आपसे पूछा जाए कि सबसे कम कौन सा है या उसको क्रमवत लगाएं 1 2 3 करके उल्टा पुल्टा करके दे देगा। तो आपको हमेशा ये रैंकिंग याद रखनी होगी। आपको बताना होगा नंबर 1 पर हिमनद, नंबर 2 पे ग्राउंड वाटर, नंबर 3 पे आप बोलेंगे झील, नंबर 4 पे बोलेंगे स्वयं और नंबर 5 पे नदी। यानी नदी सबसे कम, जबकि हम लोग देखते हैं गंगा नदी कितना बड़ा है, अब बताइए झील के मुकाबले में कुछ नहीं है। तो इस हिसाब से ये हमारा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे हम लोग इसी में देखेंगे। तो 5 ओशियंस, 5 महासागर। तो इन जो 71% जो जल है, इस जल को डिफरेंट महासागरों के रूप में बांटा गया है। तो इन महासागरों में सबसे प्रमुख 5 महासागर हैं। जो 5 महासागर हमारे कौन है? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साधारण ओशन और आर्टिक ओशन। तो इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से। तो सबसे बड़ा आपका पैसिफिक ओशन है जिसको प्रशांत महासागर कहा जाता है।
तो ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर सबसे बड़ा है। अगर इसकी क्षेत्रफल देखें तो इसका 16,87,23,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, इतना बड़ा आपका है। टोटल आप देखें तो 46.6%, यानी टोटल जो महासागर है विश्व का उसका 46.6% सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशन है। और इसमें मैरियाना ट्रेंच में, जैसे कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो आप सीधा जवाब दे देते कि मैरियाना ट्रेंच। लेकिन कभी कभी उसके अंदर भी पूछ दिया जाता है कि कौन सा डीप है, चैलेंजर डीप है, फ्रैक्चर डीप है, 3-4 तरह का डीप उसके अंदर है, तो कौन सा डीप सबसे गहरा है। अब वहां आप कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि मैरियाना ट्रेंच तो सब बच्चे जानते हैं, गाइड में लिखा हुआ है तो आपने पढ़ लिया। लेकिन जब आप टीचर आपको बताता है तब आपको पता चलता है कि अच्छा इसके मतलब इसके बाद भी है। और डीप में पढ़ेंगे तो हम लोग ऑप्शनल में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन चलिए इसमें बताते हैं। तो चैलेंजर डीप जो है वो सबसे आपका गहरा स्थान है इसका। तो इसमें इस तरह से देखें तो ये चैलेंजर डीप है, और ये जो गहरा है वो 10,924 मीटर है, 10,924 मीटर। ये आंकड़ा जो है ये लेटेस्ट आंकड़ा है, यानी ये नवीनतम आंकड़ा है। अभी तक जो भी हमने माप किया था, और नॉर्मल आप जानते हैं कि जो माप था वो 11 किलोमीटर मोटे तौर पे कहा जाता था कि मैरियाना ट्रेंच जो है वो 11 किलोमीटर है, वो 11 किलोमीटर चैलेंजर डीप के पास है। लेकिन बाद में एक एक्सपीडिशन चला और ये आंकड़े 2021 के आंकड़े, एकदम लेटेस्ट आंकड़े हैं आपके। तो उसमें एक उसका अनुसंधान का ही नाम था 5 ओशन डीप, यानी जो 5 ओशन में सबसे डीपेस्ट पार्ट कौन सा है उसके लिए अभियान चलाया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हमारा ओशन है वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं था, आज से 10 साल पहले 5 साल पहले एक्सप्लोर नहीं था। तो नाप जो होता था वो हम अनुमानों के आधार पे करते थे, ठोस सबूतों के आधार पे नहीं था। लेकिन ठोस सबूतों के आधार पे ये आपका है 10,924 मीटर ऊंचा है, सॉरी गहराई इसकी इतना मीटर गहरा है। तो चलिए अब देखते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा सबसे गहरा ट्रेंच है महासागर में, वो भी प्रशांत महासागर में ही है, और उसका नाम है, देखेंगे तो हॉरिजन डीप। जैसा कि मैंने बताया था कि कई डीप दे देगा, तो ये हॉरिजन डीप है। ये हॉरिजन डीप जो है, ये जो मैरियाना ट्रेंच है आपको इससे थोड़ा सा दूर में थोड़ा सा अलग है हॉरिजन डीप। तो हॉरिजन डीप का जो है गहराई वो देखेंगे तो वो है 10,816, यानी 10,816 मीटर ये। और ये कहाँ है? टोंगा ट्रेंच में स्थित है, उसी से थोड़ा आगे टोंगा ट्रेंच। तो ये टोंगा ट्रेंच वगैरह जब हम मैप में पढ़ाते हैं तो बच्चे को बताते हैं कि कहाँ कहाँ कौन से ट्रेंचेज है। तो ये आपको नवीनतम आंकड़े के अनुसार है, सेकेंड है, देखेंगे। अब इसके बाद दूसरा जो है वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक महासागर में हम लोग देखें अब, तो अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक महासागर जो है वो अगर आप देखेंगे मैप पे और टोटल उसका कैलकुलेशन करेंगे तो उसका आधा है, यानी जो प्रशांत महासागर 46 था तो उसका आधा 23, तो ये टोटल लगभग इसका आधा है। और ये है आपको 8,51,33,000 वर्ग किलोमीटर में ये है, लगभग आधा है। अगर हम देखेंगे तो 23.5%, जैसे वो 46.6% था तो ये 23.5% है। अगर हम देखें तो अटलांटिक में जो है सबसे गहरा स्थान पोर्टो रिको ट्रेंच है, और पोर्टो रिको ट्रेंच जो है उसी में, जैसे कि मैंने बताया कि हर ट्रेंच में अलग अलग डीप होता है, तो उसमें कौन सा डीप है तो उसका नाम है ब्राउनसन डीप। ये क्या है? ब्राउनसन डीप। तो इसको ब्राउनसन डीप कहा जाता है, आप इसको हिंदी में इस तरह से लिख सकते हैं, ब्राउनसन डीप। तो ये ब्राउनसन डीप है, ये 8,373
78 मीटर गहरा है। ये गहरा है ब्राउनसन द्वीप में, पोर्टोरिको ट्रेंच में। तो पोर्टोरिको ट्रेंच सबसे गहरा है और उसमें जो सबसे गहरा स्थान है उसका नाम है ब्राउनसन द्वीप, और उस ब्राउनसन द्वीप का जो गहराई है वो है 8378 मीटर। तो ये है आपका अटलांटिक ओशन की बात हमने की। अब आगे हम लोग देखेंगे हिंद महासागर, यानी इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं हम। तो हिंद महासागर में देखेंगे ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम मैप देखिएगा तो मैप में अटलांटिक ओशन भी आपको वहां से शुरू होकर अंटार्कटिका तक चला जाता है, आर्कटिक से अंटार्कटिक तक जाता है। पैसिफिक ओशन का भी वही हाल है दोनों का। लेकिन अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो थोड़ा सा उत्तरी गोलार्ध में होता है, जो आपका अरेबियन सी और बंगाल के खाड़ी का कुछ भाग है, और उस भाग को अगर हम छोड़ दें तो इसका ज्यादातर जो है वो देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ज्यादातर जो इंडियन ओशन है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और इसका आकार जो है वो है 7,56,00,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपका इंडियन ओशन का है। अब इसलिए देखें तो ये तकरीबन 19.5% है टोटल ओशन का, जो टोटल ओशन है उसका। तो ये जो सबसे गहरा है जावा या सुंडा ट्रेंच है, वहां पे सबसे गहरा स्थान जावा ट्रेंच, और यहां पे 7,187 मीटर ये गहरा है। तो ये अगर हम देखें इसको तो ये सुंडा ट्रेंच या जिसको जावा ट्रेंच कहा जाता है, जावा ट्रेंच से थोड़ा आगे जाएंगे तो वहीं पे ये 8,000। पहले का जो आंकड़ा होगा आपके जो बुक में होगा वो आंकड़ा कुछ अलग होगा, ये आंकड़ा अलग होगा। क्यों अलग होगा? जैसा कि मैंने किया 2021 में इसको रिन्यूड किया गया है, नवीनतम आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। उस आंकड़े के बारे में भी हम बताएंगे कि इसमें और क्या चीज पाए गए। तो ये आंकड़े जो है, जैसे कि मैंने बताया, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है कि एनसीईआरटी तो पढ़े बेसिक, लेकिन लेटेस्ट एनसीईआरटी पढ़े। उसके साथ ही साथ अगर लेटेस्ट एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो भी वो 3-4 साल पहले अपडेट हुआ होगा, वो 2021 में नहीं अपडेट होगा। तो 2021 का आंकड़ा आपको कहां से मिलेगा? करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स को हमेशा आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो ये जो है ये 7,187। अब ये कौन सा डीप है, कौन सा खड है? ये जो मिला है, जो पहले वाला खड था उससे 300 किलोमीटर आगे मिला है। चूंकि अभी नया नया खोज हुआ, 2021 में ही खोज हुआ है, तो 2021 में खोज किया गया इसको, तो अभी तक इसका नाम ही नहीं रखा गया। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो नाम रखने के लिए नामकरण होता है, तो इसके लिए नामकरण अभी बाकी है। ये जैसे ही नामकरण होगा आपको करंट अफेयर्स में आ जाएगा कि इस डीप का क्या नाम रखा गया है, इस गड्ढ का क्या नाम रखा गया। जैसे चैलेंजर डीप था, ब्राउनसन डीप था, ऑस्ट्रेलिया में फ्रैक्चर डीप था। असल यहां पे तो ये डिफरेंट आगे हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं दक्षिणी महासागर, जिसको साउदर्न ओशन कहते हैं। ये बेसिकली साउदर्न ओशन आपको 60 डिग्री जो अक्षांश है उसके नीचे पड़ता है साउदर्न ओशन। तो इसमें आप देखेंगे तो ये 50 डिग्री साउथ और 60, मतलब 50 से जस्ट बाद आप जाएंगे तो 60 के पास से ही आपका 50 से 60 के बीच में आप देखेंगे तो वही बीच में कुछ आपका है, तो ये 50 के आसपास है। इसका आकार काफी छोटा है उस हिसाब से देखें तो, फिर भी वो तीनों ओशन से ये छोटा है। ये 2,19,000 2,19,60,000 2,19,60,000 स्क्वायर किलोमीटर। कहाँ 7 करोड़ था, ये 2 करोड़ है। तो उसी तरह से देखेंगे तो ये 6% है टोटल। और इसका डीपेस्ट पार्ट जो है वो दक्षिण में सैंडविच ट्रेंच, तो साउथ सैंडविच ट्रेंच जब हम लोग देखेंगे मैप। और ये जो है आपका फैक्टोरियन डीप, ये फैक्टोरियन डीप जो है वो सबसे गहरा है और इसका है 7,432 मीटर डीप है ये। लेकिन अगर हम इसके आगे देखें तो ये है आपका फैक्टोरियन, तो ये आपका सैंडविच ट्रेंच है। ये
साउथ सैंडविच ट्रेंच है, साउथ सैंडविच ट्रेंच। ये फैक्टोरियन डीप, जैसे कि मैंने बताया कि हर सागर का एक डीप होता है, वो 7432 मीटर नीचे है फैक्टोरियन डीप। तो ये हो गया चौथा महासागर, जिसको हम लोग सदर्न ओशन कहते हैं। इसका मैप भी हम दिखाएंगे आपको। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे है इसका आर्कटिक महासागर, जो हम जानते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र जो है 60 डिग्री या 66 डिग्री से ऊपर होता है आर्कटिक क्षेत्र, तो आर्कटिक सागर है। तो ये बहुत ही छोटा, यानी सबसे छोटा, यानी 1,55,58,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगर हम देखें तो ये 4.3% ही है टोटल ओशन का। उसी तरह से हम देखेंगे तो ये पूरी तरह से आप जब आर्कटिक ओशन में जाएंगे या आर्कटिक क्षेत्र का जहां से सर्किल शुरू होता है, तो आपको बर्फ तैरता हुआ मिलेगा, और अक्सर बर्फ से भरा हुआ होता है, बर्फ से तैरता है। आपको पता ही है कि टाइटैनिक जो टकराया था, तो यही बर्फ का जो बहुत बड़ा हिमशैल था उससे टकराया और डूब गया। तो ये आर्कटिक क्षेत्र में आपको पता रहना चाहिए कि मैप किधर है। और अब तो खैर जीपीएस सिस्टम है, पहले जमाने में जीपीएस वगैरह होता नहीं था, और बर्फ से टकरा के डूब गया जहाज। तो ये आर्कटिक क्षेत्र पूरा समुद्री बर्फ से ज्यादातर भरे हुए होते हैं, तो ये नौवहन के लिए उतने उपयुक्त नहीं होते हैं। उसी तरह से आगे हम देखेंगे इसी में, तो इसका मोली हॉल या मुलय हॉल, या इसको आप कह सकते हैं, तो ये सबसे गहरा बिंदु है, मोली हॉल। तो मोली हॉल सबसे गहरा बिंदु है। ये क्या है? 5,551 मीटर आपका ऊंचा है, 5,551 मीटर गहरा है, और ये सबसे गहरा बिंदु है। असल बात यह है कि जो आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन में कोई ट्रेंच नहीं है। तो ये हमेशा याद रखिए कि जो 5 महासागर है, 5 महासागर में इकलौता आर्कटिक महासागर ऐसा है जहां कोई ट्रेंच नहीं है। बाकी सारे ओशन में ट्रेंच है, चाहे वो आप अटलांटिक देख लें, इंडियन ओशन देख लें, पैसिफिक देख लें, साधारण ओशन देख लें, तो सब में आपको ट्रेंच मिलेगा, लेकिन आर्कटिक में ट्रेंच नहीं है। तो फिर भी हम ये गहराई का पता लगाते हैं, तो ये आपको मिलता है। उसी तरह से तो ये जो है, ये सारा जो लेटेस्ट डेटा था जो मैंने बताया 2021 में आया था, वो एक्सपीडिशन क्या था उसके बारे में भी थोड़ा हम चर्चा कर लेंगे। ये आप जाएंगे तो इसका और विस्तृत रूप से हमारे मैं खुद एक ब्लॉग लिखता हूं, तो उस ब्लॉग पे आपको ये डिटेल मिल जाएगा हिंदी में। वैसे तो ये इंग्लिश में आता है, लेकिन ये हिंदी में भी मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये है सटीक विवरण के साथ महासागर की चरम गहराई की माप, जो एक्सट्रीम है उसको मापा गया। और ये जो हमारा आया था वो आप देखेंगे, ये मई 11, 2021 को ये आया था। तो मई 11, 2021 को आया था, और इसका नाम रखा गया था, आप देखेंगे तो इसको अगर देखें तो इसका नाम था 5 डीप्स एक्सपीडिशन। ये प्रोग्राम जो था इसको कहा गया 5 डीप एक्सपीडिशन। ये दुनिया के 5 महासागरों में सबसे गहरे बिंदु का था, और प्रत्येक का इन्होंने किया। तो इसमें हम लोग मैप देख लें, तो आगे हम लोग दिखाते हैं आपको। ये देखिए मैप, ये आपका यहाँ पे मौली होल है जो मैंने बताया, और ये देखिए 5 महासागर के सबसे मैप पे आप देखिए, तो यहां आपको मिला मौली होल। ये क्या है? आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान। उसी तरह से यहां चैलेंजर डीप है मैरियाना ट्रेंच के पास। उसी तरह से यहां जो मैंने बताया था इंडियन ओशन में जो यहां मिला जावा ट्रेंच के पास, तो ये जावा ट्रेंच के पास जो मिला इसको अननेम्ड, अभी तक नाम नहीं रखा गया, या जब तक ये हमने अपडेट किया था तब तक अभी तक नाम नहीं रखा गया अभी तक। उसी तरह से ये जो है पोर्टोरिको ट्रेंच के पास, ये है आपका ब्राउनसन डीप। और उसी तरह से ये साउथ सैंडविच, यहां पे आप देखिए ये सदर्न ओशन में फैक्टोरियन डीप। ठीक है, तो ये 5 ओशन का जो सबसे डीपेस्ट पार्ट था वो आपको यहां मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया, जो हमारा ओशन है ये बहुत ही कम है। इसका नाम था द 5 डीप एक्सपीडिशन, और जिसने काफी कठोरतम परिश्रम किया। जैसा कि पहले अनुमान लगाते थे कि जैसे हम दूर से देखते हैं तो इसको नाप सकते हैं, लेकिन छू के नापना चाहिए तो पता चले कि अच्छा इसको मीटर पे नापो तो देखो सही क्या है। तो ये सही आंकड़े हैं।
तो जैसा कि मैंने बताया चैलेंजर डीप, और ये उसके बगल में था होराइजन डीप। तो ये अभियान उसी तरह से आगे हम देखेंगे। तो ये जो था जावा ट्रेंच हिंद महासागर में 2 कॉम्पिटिटिव था, यानी एक ऑस्ट्रेलिया के पास था जो जिसकी गहराई आप देखेंगे तो वास्तव में ये आपको जावा ट्रेंच और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में फ्रैक्चर जोन जो था वहां पे था। उसी तरह से दक्षिणी महासागर में क्या था, फैक्टोरियन डीप, जो मैंने बताया दक्षिण महासागर में क्या था, फैक्टोरियन डीप। लेकिन उसके बगल में ही मीटियोर डीप जो था वो उससे बड़ा था। ये 7000 आप देख रहे हैं 7432, लेकिन ये क्या था 8665 मीटर गहरा। लेकिन हुआ क्या, चूंकि नापने के कारण टेक्निकल इशू की वजह से उसको नहीं माना गया। इसलिए नहीं माना गया कि वो थोड़ा, जैसा कि मैंने बताया कि वो साउदर्न ओशन में नहीं, वो अटलांटिक ओशन में पड़ता था। चूंकि वहां से जो बाउंड्री शुरू होती है अटलांटिक और साउदर्न ओशन का, तो वो अटलांटिक ओशन के बाउंड्री पे था, यानी था अटलांटिक ओशन में। तो ये था, तो ये आपको आर्कटिक महासागर के। अब ये अभियान जो है, ये अभियान कैसे चला, ये भी थोड़ा सा इसमें हम आपको बता दें कि ये अभियान जो हुआ था द 5 एक्सपीडिशन, तो ये एक्सप्लोरर विक्टर वेस्कोव का दिमाग का उपज था। और उसने कहा कि भाई अभी तक हम लोग किताब में पढ़ते आ रहे हैं, जो करते आ रहे हैं, ये तो सारा आंकड़ों आधारित है, मतलब हाइपोथेटिकल है। वो सिर्फ हम डिवाइस से नापते हैं, और जिस तरह से वहां जाके तो नहीं हम एक एक डिवाइस से इसको एक एक आंके हैं कि 5 का। तो इन्होंने क्या किया, ये 5 एक्सपीडिशन का आयोजन किया, और ये कैलेडन ओशेनिक एलएल नामक कंपनी इसका ये किया था। और देखेंगे तो ये समुद्री अभियान, तो अभी हम टोटल देखें तो जैसा कि मैंने बताया था कि 20 से 30 यानी ज्यादा से ज्यादा 30% ही अभी तक हम ओशन को एक्सप्लोर कर पाए हैं। इसका मतलब क्या है कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है सारा ओशन। तो अभी क्या हुआ कि 2019 में विक्टर ने सभी महासागर महाद्वीपों में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बना। अभी तक कोई भी ऐसा नहीं था कि सभी महाद्वीप और सभी महासागर में जाके वहां नापे। तो ये विक्टर साहब जो थे, ये पहला व्यक्ति 2019 में बने। अभी इसको आगे हम देखेंगे, तो आप इसको आगे देखिए, तो इसको खोजकर्ता का ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। अब देखें तो ये असल परियोजना जो है, जो मैं अक्सर आप लोग को बताता हूँ ओशनोग्राफी के टाइम का, तो ये सीबेड जो है, ये नासा का एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है। तो ये इसका प्रोजेक्ट है सीबेड प्रोजेक्ट। तो ये सीबेड 2030, सीबेड 2030 जो है, और ये निप्पॉन फाउंडेशन और ये सीबेड प्रोजेक्ट, सीबेड 2030 प्रोजेक्ट के अंतर्गत है। अब ये हम लोग देख लिए, अब आगे हम लोग इसको, चलिए इसको काटते हैं और आगे फिर चलते हैं। तो ये सीबेड प्रोजेक्ट है। तो ये मैंने जो बताया आपको कि ये जो सीबेड प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली सीबेड प्रोजेक्ट का लक्ष्य ये है, अभी तक जैसे कि मैंने बताया 30% के आसपास हो चुका है। लेटेस्ट डेटा 2022 की अभी के बताऊं मैं, तो 30% तक एक्सप्लोर कर चुके हैं ये लोग। अभी भी टारगेट बाकी है, 8 साल बाकी है। 2030 तक इन लोगों का लक्ष्य है कि हम 100% समुद्र का अन्वेषण कर सकें। तब हमारा जो ओशन है उसका रियल पिक्चर आपके सामने आएगा। अभी 8 साल और है। तो इसके लिए ये जो निप्पॉन ऑर्गेनाइजेशन है जापान का, और ये सीबेड प्रोजेक्ट, दोनों मिलके ये काम कर रहा है, और ये लेटेस्ट आंकड़े आते रहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें पढ़ने के साथ साथ जो आप स्टूडेंट हैं और चाहे टीचर हो, उनको भी अपडेट होना पड़ता है कि डे टू डे एक्टिविटी में हमारे सब्जेक्ट में क्या क्या हो रहा है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो ये आर्टिक तो ये 5 महासागरों का हमने देखा कि कैसे हुआ। अब ये 5 महासागरों के साथ आगे देखेंगे कि हमारे महासागर के प्रमुख गुण क्या है, खास करके देखेंगे कैसे कैसे उसके टोपोग्राफिक फीचर, जैसा कि मैंने बताया था जियोलॉजी के बारे में। तो देखते हैं आगे।
अब ये हम जो डिफरेंट महासागर हैं उसका मैप भी एक बार पूरे इस पे देख ले कि कैसा मैप है, तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए, अगर हम इस तरह से हाइड्रोस्फीयर को देखें, जैसा कि हम लोग जानते हैं दक्षिणी गोलार्ध से देखेंगे तो पूरा हाइड्रोस्फीयर हमको दिखाई देगा। ये देखिए, ये हमारा विश्व के प्रमुख ओशंस है। तो हमारा इंडियन ओशन कहाँ से कहाँ तक है वो ये देख लीजिए, ये पांचों ओशंस। तो सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन। अब देखिए यहां से शुरू हुआ पैसिफिक ओशन, ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाला है और ये आपका पैसिफिक ओशन। उसी तरह से अटलांटिक ओशन आपका यहां से शुरू हुआ, यहां से यहां पे देख लें, और यहां से ये पूरा पैसिफिक अटलांटिक ओशन का ये सारा पार्ट आप देख लें, ये अटलांटिक ओशन। उसी तरह से ये 50 डिग्री के आसपास ये चार्ट इस तरह से बना दिया जाता है, तो ये साउदर्न ओशन है, ये अंटार्कटिका के पास। उसी तरह से अब जो इधर बचा है, यहाँ एक सीमा बना दिया गया, और ये साउथ अफ्रीका के यहाँ से ले, ये पूरा रेड सी, ये अरबियन सी, और ये आपका बंगाल की खाड़ी, और ये सारा मिलके क्या हो गया आपको इंडियन ओशन। अब जो बचा इधर वाला पार्ट, यहाँ से ये कनाडा अलास्का से लेके ये सारा पार्ट, ये सारा पार्ट जो है ये आर्कटिक ओशन है। तो ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ये नंबर 5। तो ये आपको पांचों ओशन एक ही फिगर में नजर आए। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये तो हमने ओशंस के बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी के संपूर्ण जल का, जैसा कि मैंने बताया कि 97.2% जो है वो समुद्र में है, और समुद्र की औसत गहराई, एवरेज अगर समुद्र की हम गहराई देखें तो तकरीबन 4000 मीटर है। तो मैरियाना ट्रेंच जो मैंने बताया था 10,924 मीटर गहरा है, जो अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से जो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान है। यहाँ पर दबाव चूंकि काफी गहरा है, तो जो हमने एयर प्रेशर बताया था, वो जो दबाव बताया था वायुमंडलीय दबाव, उसी तरह से समुद्र के नीचे भी जाएंगे तो दबाव आपका बढ़ता है, क्योंकि वहाँ वाटर मॉलिक्यूल का दबाव होता है, ऊपर में एयर मॉलिक्यूल का दबाव था। तो जब यहाँ जाएंगे तो इतना ज़्यादा होगा, तो 8 टन प्रति इंच, यानी अगर आप समुद्र के नीचे जाएंगे जहाँ मैरियाना ट्रेंच है, वहाँ कोई चीज़ आप हाथ में लेंगे तो 1 इंच स्क्वायर में अगर कोई पार्ट लेंगे तो वो 8 टन भारी हो जाएगा, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। इसलिए अभी तक जो एक्सप्लोर होता था तो वहाँ नीचे नहीं जाते थे, चूँकि सबसे ज़्यादा कठिन काम होता था कि उसके दाब को कैसे काउंटर किया जाए। तो उसके लिए चूँकि अब आधुनिक ज़माना है तो बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, रोबोटिक एक्सप्लोरेशन होता है, तो इसके आधार पे हम समुद्र को अब कर सकते हैं, नाप सकते हैं। इसीलिए ये अभियान समुद्र के नापने वाला अभियान चला। तो ये आप देखेंगे। उसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं, तो एवरेज टेम्परेचर जो है आप देखेंगे समुद्र का जो औसत तापमान, जैसे कि हम लोग जब ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो जो समुद्र का औसत तापमान है ये काफ़ी इम्पैक्ट करता है आपके ग्लोबल वार्मिंग पे। अगर समुद्र का औसत तापमान बढ़ेगा तो वो और ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाएगा ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में। आप देखेंगे तो ये 3.9 डिग्री सी आपको मिलेगा। और समुद्र का एज आप देखें तो एज है आपका 4 बिलियन साल पहले। जब हमने बताया था कि जो हमारा अर्थ बना था 4.6 बिलियन साल पहले, फिर उसके बाद मून बना, फिर जो काफ़ी लावा हो रहा था, वाटर वेपर वगैरह था, फिर वाटर वेपर जैसे जैसे 100 डिग्री सी से नीचे हुआ तो बारिश होने लगी, और जब बारिश होने लगी तो ये सारे काम करने में 0.6 साल लग गया। तो 4 बिलियन साल यानी 4 अरब साल पहले हमारा समुद्र बना। और इसी आधार पे जो मैंने बताया था कि हैरी हेस साहब ने जो आंकड़े निकाले थे, यही निकाले थे कि जब समुद्र 4 अरब साल पुराना है तो कोई ना कोई समुद्र के पार्ट तो ऐसा होना चाहिए जो 4 अरब साल पुराना, लेकिन ऐसा कहीं नहीं मिला। तब इनको लगा कि ये रिसाइकिल होता है। तो
ये आप देखें तो औसत तापमान, और ये आप देखेंगे। तो अब आगे हम लोग इसी में देखते हैं कि हवाई द्वीप सबसे बड़ी द्वीप में स्थित। अब बहुत सारी चीजें जो मैंने कल बताया था, इससे पहले आपका जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा रहे थे कि और क्लाइमेटोलॉजी में, कि चिम्बोराजो माउंटेन जो है वो पृथ्वी के केंद्र से सबसे उच्च बिंदु पे स्थित है, माउंट एवरेस्ट नहीं है। तो नॉर्मल आपको कहा जाए कि पृथ्वी के केंद्र से सबसे उच्च स्थान कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट नहीं होगा। कौन सा होगा? चिम्बोराजो माउंटेन होगा। उसी तरह से एक माउंटेन और है हमारे धरती पे जो समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, वो माउंटेन माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है, ऊंचा है। वो कैसे ऊंचा है, तो चलिए देखते हैं। तो इसी तरह से यदि पृथ्वी की, अब ये तो है, और इसके अगर हम इस तरह से देखा तो माउंट एवरेस्ट, इसकी बात करें तो आपको बताएं कि ये माउंटेन जो है मौना किया नाम है इसका। तो ये माउंटेन की ऊंचाई जो है वो 10,600 मीटर है। यानी आपका जो माउंट एवरेस्ट है वो क्या है? 8,848.86 मीटर। ठीक है, तो और ये तो 10,000 है, उससे भी ज्यादा बड़ा है। तो आखिर ये क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो 8,848.86 नापते हैं वो कहां से? सी लेवल से नापते हैं। तो अब इस तरह से देखिए, यहां आप ये समझिए, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, और ये जो है हमारा सी लेवल है। सी लेवल है, और ये आपका सी लेवल है, तो ये इसका मतलब मैदान है, प्लेन क्षेत्र है, ये पठार है, प्लेटू है, और ये आपका माउंटेन का एरिया है। मान लिया कि ये भी कोई माउंटेन है, ये भी कोई माउंटेन है, चारों तरफ बिखरा हुआ है। तो अब यहां पे अगर देखें, जो ये सी है, ये समुद्र है, अब नॉर्मल जो हम माउंट एवरेस्ट को नापते हैं तो कहां से? एक इसकी चोटी यहां और एक यहां, सी लेवल से नापते हैं। तो सी लेवल से ये कितना है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर, ये है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है कितना? तो माउंट एवरेस्ट को हम कहां से नापते हैं? यहां से। लेकिन अगर माउंट एवरेस्ट को हम यहां से नापें, चूंकि पहाड़ का जो बेस होता है और उसके ऊपर ऐसे, तो पहाड़ के अगर बेस से इसकी चोटी को नापे तो कम हो जाएगा, क्योंकि तब तो ये पार्ट को हमको हटाना पड़ेगा, ये पार्ट को हटाना पड़ेगा, ये पार्ट को हटाना पड़ेगा। जब ये पार्ट को हम हटा देंगे तब इसकी ऊंचाई काफी कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम कोई ऐसा पृथ्वी का माउंटेन हो जो ये बेस से लेकर इसकी ऊंचाई तक हो, तो वो सबसे ऊंचा अगर पहाड़ है तो वो है आपका मौना किया। मौना किया। अब इसकी ऊंचाई जो है, इसका बेस, ये देखिए यहां बेस है, इसकी अगर हम यहां बेस देखें, ये बेस और ये इसका टॉप, यहां से ये कितना दूरी है? ये क्या है? 10,600 मीटर। लेकिन 10,600 मीटर में से ये 6,000 मीटर जो है, 6,000 मीटर इस समुद्र के नीचे, बाकी आपका 4,600 मीटर ऊंचा है ये। तो सी लेवल से ये सिर्फ 4,600 मीटर ऊंचा है। लेकिन अगर हम बेस से देखें तो अगर बेस से लेके टॉप तक कोई दुनिया का माउंटेन है तो वो माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, वो सबसे ऊंचा माउंटेन होगा मौना किया, जो कहाँ है? हवाई द्वीप में है। हवाई द्वीप का जो सबसे बड़ा है तो वो मौना किया। तो इस तरह से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि माउंट एवरेस्ट हर चीज में एक नहीं है। अगर हम बेस से लेके टॉप तक देखें तो वो
सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा होगा? मौना किया। पृथ्वी के केंद्र से देखें तो सबसे ऊंचा मैंने बताया था चिम्बोराजो माउंटेन। तो ये सब बहुत ही अहम चीज है, हर चीज में माउंट एवरेस्ट ऊपर नहीं है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो ये जैसा कि मैंने बताया था कि एवरेज गहराई 4000 मीटर है समुद्र की। अगर समुद्र को हम समतल कर दें तो भी हमारा समुद्र पूरा जिस तरह से हाइड्रोस्फीयर से भर जाएगा, तो सिर्फ पानी ही पानी होगा, वो तकरीबन 2 किलोमीटर ऊंचा होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो महासागरीय जल के भीतर अनेक प्रकार की, जैसे कि मैंने अभी फिगर में आपको दिखाया, तो जब महासागर जल के अंदर देखेंगे तो वहाँ पहाड़ भी मिलेगा, पठार भी मिलेगा, बहुत तरह की आकृतियाँ आपको देखने को मिलेगी, भू आकृतियाँ। तो उसके अंदर हम देखेंगे तो आपको पर्वत भी मिलेगा, घाटी भी मिलेगा, पठार भी मिलेगा, पहाड़ियाँ भी मिलेगी, बड़ी बड़ी खाई भी आपको मिलेगी। तो इन आकृतियों को कहा जाता है अंतः समुद्री उच्चावाच, अंतः समुद्री उच्चावाच या सबमैराइन रिलीफ कहा जाता है इसको, अंतः समुद्री उच्चावाच। तो चलिए इसको देखते हैं कि जो सबमैराइन है तो क्या क्या है। अब ये अंतः समुद्री उच्चावाच इस तरह से होता है। अगर आप एक समुद्र लें और समुद्र के सारे पानी को सुखा दें, उस पानी के नीचे देखिएगा तो क्या क्या सब मिलेगा, वो ये इस तरह से मिलेगा। एक तो यहां देखिए कि हमारा कॉन्टिनेंट मिलेगा, ये कॉन्टिनेंट से जस्ट नीचे जाएंगे तो इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये वाला भाग, जो ये वाला भाग, तो ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये वाला भाग। जैसे पहला होगा कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ से आगे जाएंगे दूसरा नंबर पे आएगा कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये सब एक एक करके हम लोग आज पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद तीसरा नंबर पे स्लोप में ही कहीं कहीं आपको कैनियन मिलेगा या खड्ड, तो सबमैराइन कैनियन उसका तीसरा नंबर पे मिलेगा। अब उसके बाद नॉर्मल क्या होता है कि उसके नीचे जाके जो भी बाहर से लैंड से लाता है जमीन, वहां लाके वो निक्षेपित कर देता है ढलान के नीचे, तो वहां एक आकृति बन जाती है जिसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल राइज। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल राइज। तो अब ये कॉन्टिनेंटल राइज और ये कॉन्टिनेंट की जो सीमा है, इस दोनों को कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहा जाता है। यानी ये माना जाता है कि यहाँ कॉन्टिनेंट की सीमा समाप्त हुई, यानी यहाँ महाद्वीप की सीमा समाप्त हुई। कहाँ समाप्त हुई? कॉन्टिनेंटल राइज के बाद। ये सारी चीजें हम बताएंगे, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर देखिए। अब उसके बाद आपको मैदान शुरू हो जाता है, और ये जो मैदान होता है कॉन्टिनेंटल राइज के बाद से, उसको कहते हैं एबाइसल प्लेन। ठीक है। अब ये कॉन्टिनेंटल जो एबाइसल प्लेन होता है, तो एबाइसल प्लेन पहले ये माना जाता था, जब हम लोग समुद्र को एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, तो ये माना जाता था कि अब इसके बाद पूरा समुद्र के अंदर पूरा प्लेन ही प्लेन होगा, कुछ पहाड़ वहाड़ कुछ नहीं होगा। लेकिन जब देखा गया बाद में एक्सप्लोरन के बाद, तो इसके बीच में मिड ओशियनिक रिज पाया गया, मिड ओशियन रिज। तो इसके बीच में एक पहाड़ी श्रृंखला पाई गई, जिस पहाड़ी श्रृंखला को मिड ओशियनिक रिज या मध्यवर्ती समुद्री पहाड़ या समुद्री पर्वत श्रृंखला आप इसको कह सकते हैं। अब उसी जगह जब आगे और गया एबाइसल प्लेन के पास, तो बहुत सारे ऊंचे ऊंचे टीले मिले जो एबाइसल हिल्स के नाम से जाने गए। वो समुद्र के नितल के अंदर ही थे, हिल्स थे। वो हिल्स क्यों बने थे? जैसा कि मैंने बताया था आपको, हॉट स्पॉट का एग्जांपल दिया था कि जो हमारा लक्षद्वीप है वो क्या है, वो हॉट स्पॉट, रियूनियन हॉट स्पॉट का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो वो हॉट स्पॉट बना। तो ये इस तरह का छोटा छोटा आपको यहाँ गोला टाइप का मिलेगा, तो ये हॉट स्पॉट होता है, टीला टाइप का होता है। उसी के अंदर आप देखेंगे तो जो दो प्लेट है, जैसे कि मैंने बताया था कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक ओशियनिक प्लेट टकराती है तो आपको वॉल्केनिक आर्च मिलता है। तो इसके किनारे पे आपको एक वॉल्केनिक आर्क भी मिलेगा आइलैंड का। और वो वॉल्केनिक आइलैंड जब वॉल्केनिक ठंडा हो जाता है तो आइलैंड बन जाता है, तो आइलैंड का आपको आर्क मिलेगा। ठीक आर्क के नीचे आप देखेंगे तो आपको महाखड्ड मिलेगा, चूंकि यहाँ प्लेट है नीचे जा रही थी, ये मैग्मा है, इसके ऊपर नया बन रहा है, और ये यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जब वो खाई बन जाएगा तो उसी को ट्रेंच बोलते हैं। तो ट्रेंच आइलैंड, वॉल्केनिक आइलैंड भी बनता है, आइलैंड आर्क बनता है, और ये सारी चीजें हैं, डीप सी फैन। तो ये
सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। एक समुद्र के अंदर जब आप जाएंगे तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, समुद्र इस तरह का स्ट्रक्चर। अब जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर को कैसे पता लगाया जाता है? तो जो टेक्निक था वो टेक्निक इस तरह से होता है कि जहाज पे जाके और जहाज पे ये डिफरेंट जैसे सोनार वगैरह लगा के उसका सी फ्लोर का हम लोग करते हैं। तो दो तरीके से होते हैं, एक आउट गोइंग होता है, रिफ्लेक्शन साउंड का सिग्नल होता है, उसके आधार पे कंप्यूटर जनित बनाया जाता है। ये तो आप लैंड पे जिस तरह से जहाज लेकर के करते हैं, लेकिन मॉडर्न टेक्निक में जो है खुद ओशन सैटेलाइट आता है, जो सैटेलाइट इसको मैप करता है और बाद में इसका कंप्यूटर जनित फिगर्स बनाता है। तो महासागरों को जो बेसिन है, जैसे कि महासागर का जो बेसिन था उसको मैंने बताया कि 4 भागों में हम लोगों ने बांटा। तो उसको आप देखते हैं कि कैसे 4 भागों में कौन कौन बांटा। तो जैसे ही समुद्र शुरू हुआ, तो जो शुरू हुआ उसको कहा गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी समुद्र ऊंचा है। इस तरह से अगर देखें तो अब ये देखिए, ये लैंड है, यहां से समुद्र शुरू। तो इसको मोटे तौर पे जैसा कि ये हमारा समुद्र है, ये क्या है? ये लैंड है यानी भूमि, और ये क्या है? समुद्र है, सी। तो जैसे यहां से समुद्र शुरू होता है तो यहां से यहां तक का जो पार्ट है ये कम गहरा क्षेत्र होता है, उथला होता है, सैलो क्षेत्र होता है। इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उससे नीचे जाते हैं तो एक ढाल टाइप का आपको मिलेगा, ये ढाल है ना, तो इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप या महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय निमग्न तट बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद नीचे जाते हैं, हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और इसके बाद हम लोग जब देखते हैं तो फिर यहां ऐसे होता है, इस तरह का गड्ढा, ठीक है। तो अब इसके बाद दूसरा जो प्रमुख होता है, एक ये हो गया, दूसरा कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया, और तीसरा ये तो कॉन्टिनेंटल राइज है, ये छोटे छोटे आकृति इसके अंदर बहुत होंगे, और ये जो होता है एकदम प्लेन मैदान की तरह आपको यहां दिखाई देता है, जैसे यहां मैदान कोई लैंड का दिखाई देता है, तो इस तरह का इसको कहते हैं एबाइसल प्लेन, एबाइसल प्लेन कहा जाता है। अब उसके और आगे बढ़ते हैं तब ये गड्ढ मिलता है, ये गड्ढा, और इस गड्ढा को कहा जाता है तो इस गड्ढा जो है, इस गड्ढा को कहा जाता है ट्रेंच, महाखंड। तो ये 4 स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, या इसको आपको ट्रेंच को कहीं कहीं कहा जाता है ओशन डीप या समुद्री गहरी। तो ये 4 आपको चीज, कोई भी समुद्र को आप करेंगे तो देखने को बेसिक चीज आपको समुद्र में मिलेगा। अब इसको हम लोग यहां देखते हैं, तो यही चारों को हम लोग देखेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, एबाइसल प्लेन और ओशन डीप या जो ट्रेंच हमने बताया। तो इसी को हिंदी में इस तरह से कहते हैं महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, वितल मैदान, यानी जो एबाइसल प्लेन है वो वितल मैदान कहलाता है, और उसके बाद जो होता है महासागरीय गंभीर या जिसको ओशन डीप कहा जाता है। ये हिंदी में ये सारे टर्मिनोलॉजी है। अब एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। तो पहला है महासागरीय निमग्न तट या कॉन्टिनेंटल स्लोप, जो मैंने बताया था कि जस्ट समुद्र जहां से शुरू होता है
और जहाँ कॉन्टिनेंटल स्लोप शुरू होता है वहाँ से लेके और जहाँ लैंड का पार्ट शुरू होता है उसके बीच का एरिया जो होता है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महाद्वीपीय निमग्न तट के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। तो महाद्वीप जैसे कि मैंने बताया कि उथले हुए सैलो वाटर क्षेत्र होता है, विस्तार को निमग्न तट कहा जाता है। या महाद्वीप पर आप देखेंगे तो जल की गहराई इसकी जो होती है, इसकी जो डीप होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। जैसे उसमें देखेंगे तो 120 से 370 मीटर के बीच ही इसकी गहराई आपको मिलेगी। तो इसको जैसा कि मैंने अभी फिगर पे बताया था, तो अब इसको देखेंगे तो ये सभी जगह इसकी जो गहराई तो आपको 120 से 370 के बीच में मिलेगी, लेकिन इसके डिफरेंट एरिया में आप देखेंगे तो अलग अलग आपका ये होता है। ये फिगर था, इस फिगर को हम लोग देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते किसको है। तो ये देखिए, ये देखिए, तो इसकी चौड़ाई जो होती है जैसा कि मैंने बताया कि भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि गहराई तो हमने कहा 120 से 370 तक रहता है, लेकिन अगर इसकी चौड़ाई देखेंगे तो सभी महाद्वीपों में किनारे अलग अलग होता है। कहीं आपको काफ़ी चौड़ा हो जाएगा, कहीं बहुत कम चौड़ा होगा। तो इसी तरह से 100 किलोमीटर से अधिक भी हो सकता है और कुछ किलोमीटर तक भी हो सकता है कि 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या 10 किलोमीटर भी आपका ये हो सकता है। उसी तरह से ये देखेंगे तो भारत में आप इसका एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया, इंडिया का अगर एग्जाम्पल लें तो इंडिया का जो पूर्वी तट वाला है महाद्वीपीय निमग्न तट वो काफ़ी पतला है, पश्चिमी तट वाला काफ़ी मोटा है। ठीक इसका अपोजिट जो हमने लैंड पे बताया था, आपको याद होगा कि इंडिया का, अच्छा इंडिया अभी आप लोग पढ़े नहीं है। इंडिया का अगर हम देखेंगे, इंडिया का मैप अगर देखिएगा, मैपिंग आप लोग का नहीं करवाए, तो उसमें देखिएगा कि जो इंडिया का तटीय मैदान है, जब इंडिया का फीचर देखिएगा तो इस तरह से, यानी यहां का तटीय मैदान चौड़ा है, चौड़ाई इसकी ज्यादा है, और ये कम चौड़ा है, ये संकड़ा है, ये कम चौड़ा है, ये कम चौड़ा है। लेकिन अगर ठीक इसका कॉन्टिनेंटल स्लोप की जो बात हम लोग कर रहे हैं, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ की या महाद्वीपीय निमग्न तट का, तो ठीक अपोजिट है इसका, ठीक अपोजिट है। अपोजिट इस सेंस में है कि अगर हम इसको इस तरह से लें तो आप देखेंगे जो महाद्वीपीय निमग्न तट है, इसको ये जो निमग्न तट है ये आपको काफी पतला आपको नजर आएगा और ये काफी इस तरह से बड़ा नजर आएगा, यानी इधर चौड़ा इधर कम। और इसका कारण क्या है, कभी कभी बच्चे पूछते भी हैं टीचर से कि सर ये तो मैप पे हम देख रहे हैं लेकिन इसका कारण क्या है। तो ये भी हमेशा ध्यान रखिए कि जो हमारी इंडियन प्लेटें हैं वो इस तरफ खसक रही है, तो जब इंडियन प्लेटें इस तरह से खसक रही है तो ये धीरे धीरे ये हो जा रहा है और ये जो उथला समुद्र का भाग है और इसके बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। ठीक उसी तरह से अगर हम देखें तो मैदान क्यों होता जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ज़्यादातर नदियाँ जो वो अपने साथ अब इरोजनल एक्टिविटी से जो मटेरियल्स लाती है उसको यहाँ जमा करती है, इसीलिए यहाँ का मैदान चौड़ा है, यहाँ का मैदान कम चौड़ा है। लेकिन अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ इधर का चौड़ा है और इधर का कम है। यही वजह है जो हम लोग देखते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ की वजह से गुजरात या बम्बई के पास बम्बई हाई है, क्योंकि इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ज़्यादातर आपको खनिज तेल पाए जाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए, ये मैप जो मैंने अभी बनाया था वो देखिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर गंगा डेल्टा इस एरिया को छोड़ दें तो बाकी आप देखिए काफ़ी पतला है ये कॉन्टिनेंटल, और यहाँ देखिए काफ़ी चौड़ा। अब यहाँ देखिए, ये देखिए, ये है आपका, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है,
यहाँ ये आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप है। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप देखिए यहाँ कितना बड़ा है, और उसी के मुकाबले अगर इसी समय यहाँ आइए तो काफी छोटा है। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो पूर्वी भारत का आपको छोटा है, और जो पश्चिमी भारत है उधर आपको बड़ा मिलेगा समुद्र के अंदर। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो महाद्वीपीय निमग्न तट मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो भी उथले पानी होते हैं इसमें होता क्या है कि खनिज पदार्थ तो होते ही हैं, लेकिन साथ बायोलॉजिकल जो सोर्सेस है, खास करके मछली, ये जो भी हम चीज समुद्री चीज खाते हैं, सी फूड आपने सुना होगा, तो वो सारा सी फूड का मछली पकड़ने की एक्टिविटी यही तट पे होती है, क्योंकि ये उथले होते हैं। तो ये खास करके इसके ऊपर हम देखेंगे तो सूक्ष्म पौधे और जंतुओं का एक छोटा छोटा जिसको प्लैंकटन कहा जाता है, तो मिलता है, जिसको प्लैंकटन कहा जाता है, ये प्लैंकटन कहा जाता है। तो ये आपको उथले समुद्र पे मिलता है, और यही जितने भी मछली होते हैं उसका जो भोजन होता है वो यही प्लैंकटन होता है। तो इसको हम लोग तो ये है प्लैंकटन। आगे हम लोग देखेंगे इसी में। ये प्लैंकटन है। तो प्लैंकटन भी दो तरह के होते हैं। एक तो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया। दूसरा जो होता है वो सिंगल सेल का होता है, एक सेल का ही बना होता है, तो उसको डायटम्स कहा जाता है। तो ये प्लैंकटन है। अब इसके बाद इसी पे आप देखेंगे तो मैंने बताया कि जैसे मछली के साथ साथ खनिज, तो उसी तरह से खनिज में कंकर पत्थर है, उसके साथ ही महाद्वीपीय निमग्न विश्व के सबसे बड़े पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी आपको यहाँ मिलती है। तो सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम चीज, ये सारी चीजें आपको मिलती है। ये देखिए प्राकृतिक गैस और ये सारी चीजें आपको मिलेगी। तो ये आपको महाद्वीपीय निमग्न तट का एग्जाम्पल है। उसी तरह से देखेंगे महाद्वीपीय निमग्न तट, जिसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। तो इसमें कोरल रीफ और लिपोप्लास्टिक सामग्री मटेरियल भी आमतौर पर मिलते हैं। जो कोरल रीफ, मूंगा वगैरह जो हम लोग देखते हैं, और उसी से पदार्थ, एक जैविक पदार्थ होता है लिपोप्लास्टिक, वो विभिन्न औषधीय चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। ये भी आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही मिलता है। तो महाद्वीपीय तट की एक उल्लेखनीय विशेषता ये है कि जब आप देखेंगे तो महाद्वीपीय तट से जैसे ही शुरू होगा तो वहां पे आपको समुद्री कैनियन की उपस्थिति होगी, जो महाद्वीपीय ढाल तक फैली होगी। यानी समुद्री कैनियन, जो खड जो हो जाता है, कैनियन जिसको बोलते हैं, तो वो आपको यहाँ पे होगी। उसी तरह से आगे हम लोग इसको देखें तो ये समुद्री कैनियन हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, इसमें दिखाई दे रहा है। तो हमारा इंडिया का जो है बंगाल की खाड़ी में एक समुद्री कैनियन आपको बहुत ही क्लियर दिखाई देगा। ये वाला, ये देखिए, ये जब आप बंगाल की खाड़ी, इवन आप गूगल मैप पे भी देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये कैनियन है, ये कैनियन, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, और ये यहां से शुरू होके आपको कॉन्टिनेंटल स्लोप तक जाता है। इसको अगर देखेंगे तो ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है। उसी तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका का है, ये भी उसी तरह से आपको यहाँ पे देखिए, ये सेलेनिस रिवर है, यहाँ ये रिवर समुद्र में मिलती है, ये आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। यहाँ भी आपको मॉन्टेरेरी कैनियन है।
तो ये आपको मॉन्टेगरी कैनियन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह से आपको इसको समुद्री कैनियन कहा जाता है। तो इसको अगर हम देखें समुद्री कैनियन के बारे में, एक मिनट, तो ये वैश्विक स्तर पे है, जैसा कि मैंने दिखाया कि ये वैश्विक स्तर पे देखेंगे कि किस तरह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ कहाँ है। अब हम लोग दूसरा पे आते हैं जिसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। जैसे ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो ये महाद्वीपीय ढाल जिसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। जैसे समुद्र के नीचे गए तो एक आपको आगे तक पतला ये मिला, उसके बाद एक ढाल टाइप से मिल जाएगा, उसके नीचे आप ढाल। अब ये ढाल जो है इसी को कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा जाता है या महाद्वीपीय ढाल कहा जाता है। एक ढालान टाइप का होता है। उसी में देखेंगे महाद्वीपीय सीमांत का वो भाग जो निरंतर ढलुआ भाग होता है, जो ढाल होता है, और यह महाद्वीपीय निम्न तट से सागर की ओर वितल मैदान तक विस्तृत होता है और इसे महाद्वीपीय ढाल के रूप में जाना जाता है। जो इस तरह से मैंने जैसे आपको बताया था कि ये देखिए, ये हो गया आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महाद्वीपीय निमग्न तट। महाद्वीपीय निमग्न तट महाद्वीपीय निमग्न तट ये वाला। और ये क्या था? वितल मैदान जो मैंने बताया था, या एबाइसल प्लेन, एबाइसल प्लेन या वितल मैदान, इसको हिंदी में इस तरह से लिख दें। वितल मैदान। अब ये वितल मैदान और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बीच में जो ये ढाल आपको नजर आ रहा है, इसी ढाल को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप, तो ये जो होता है आपका, ये होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो यही महाद्वीपीय ढाल के रूप में इसको जाना जाता है। अब इसको हम आगे देखते हैं। तो ये मुख्यतः तीव्र होती है और दूरी बढ़ जाने के कारण आप देखेंगे तो महाद्वीपीय ढाल जो होता है तो तलछट से भी दूरी बढ़ जाती है। मतलब आपका महासागर का जो लैंड वाला भाग है, जहाँ लोग जिंदा रहते हैं या जहाँ जीव जंतु रहते हैं, उससे उसकी दूरी बढ़ जाती है। और जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे कि मैंने बताया प्लैंकटन या मछली वगैरह पकड़ने की एक्टिविटी होती है, वो कहाँ होती है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे होती है। चूंकि ये ढाल जो है वो इस तरह से तीव्र होता है, इस तरह से तीव्र होता है, तो यहाँ कोई रह भी नहीं सकता है, चूंकि ग्रेविटी से यहाँ आके जमा हो जाता है। एक तो यहाँ पे था तो यहाँ पे आके जमा होगा, तो यहाँ आपको बहुत ही कम जीव जंतु देखने को मिलेंगे। यानी वहाँ बहुत कम आपको जीव जंतु, चूंकि ढाल है उस पर रह ही नहीं सकता, या नीचे चला जाएगा या तो ऊपर में आपको मिलेगा, उससे जाएंगे तो सीधे नीचे जहाँ कॉन्टिनेंटल राइज है, यानी जैसे उससे ऊपर आएगा सीधे नीचे गिर के जमा हो जाएगा। और जो जमा हो जाएगा तो वो उसके किनारे आपको एक छोटा सा आकृति बनाएगा ऊंचाई वाला, उसी को कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं। इस तरह से आगे ये देखिए, ये इस तरह से, तो कहीं कहीं तो आपको इस तरह का ढाल मिलेगा। ये ढाल का ये दिखाया है खराबपन है, तो कहीं कहीं तो आपको ऐसे ढाल मिल जाएगा। ये यहाँ लैंड है, ये आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप है, कहीं कहीं काफी खरा ढाल मिल जाएगा। तो इस तरह का अगर ढाल मिलता है तब आप समझ लें कि ये एरिया जो है वो लाइफलेस होता है, यानी बहुत कम ही जीव होते हैं या लगभग नहीं के बराबर जीव होते हैं। या तो जीव यहाँ मिलेंगे या फिर यहाँ नीचे में आपको मिलेंगे कोई जानदार। तो चलिए आगे
इसी पे देखते हैं। तो महाद्वीपीय ढाल के साथ साथ जैसा कि मैंने बताया था कि अब चूंकि वो सारी चीजें नीचे आ रही है, तो नीचे जो होती है वही महाद्वीपीय उत्थान का निर्माण करती है। तो इसी को कॉन्टिनेंटल राइज कहा जाता है इस तरह से। अब ये तो अब जैसे कि ये समुद्र है और उसके नीचे कोई चीज था, यहाँ पे मछली की एक्टिविटी या कुछ हुई, या तो यहाँ जमा हुआ, और अगर ये नीचे चला गया तो इस पे तो वो नहीं रह सकता क्योंकि ढाल है। तो फिर क्या होगा, यहाँ नीचे जाके जमा हो जाएगा वो, और नीचे जाके एक वहाँ कॉन्टिनेंटल एक राइज टाइप का एक उच्च स्थान तलछट के बनेगा। तलछट के निक्षेपों में आप देखेंगे तो ढाल के साथ साथ तलछट के निक्षेप होते हैं। इन तलछट के निक्षेपों को उस क्षेत्र का महाद्वीपीय उत्थान या कॉन्टिनेंटल राइज बनता है। अब यहाँ आया तो अब इस तरह से अगर इसको हम वर्टिकल देखें कि एक यहाँ है और ये एक यहाँ ढाल है इस तरह से, और इस तरह से फिर है। इसको 3D पिक्चर में अगर हम लोग देखें, और ये ऊपर से समुद्र था यहाँ पे, तो ये कॉन्टिनेंटल। अब यहाँ से कोई आएगा तो यहाँ जमा हो जाएगा, तो इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से, तो ये सारा चीज कॉन्टिनेंटल राइज कहलाता है या महाद्वीपीय उत्थान। माना यह जाता है कि जो महाद्वीपीय उत्थान है वहां से हमारी महाद्वीप की सीमा शुरू होती है। इसका मतलब ये हो गया कि महाद्वीपीय उत्थान से इधर कॉन्टिनेंट हो गया, महाद्वीपीय उत्थान से उधर महासागर हो गया। तो महासागर और महाद्वीपीय जो महाद्वीप का ये एक सीमा भी निर्धारित आपका करता है। तो ये देखिए, ये एग्जाम्पल आपको बहुत ही क्लियर आपको लगेगा, तो आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये आपका कोई लैंड का पार्ट है और ये क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद ये जो पार्ट देख रहे हैं यहां से यहां तक तो कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया। अब यहां ये देखिए, ये क्या है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है ये वाला। अब यहीं पे आपको ये कैनियन मिल जाएगा। अब यहीं पे ये कॉन्टिनेंटल स्लोप के पास ये जमा हो जाएगा, ये चीज देखिए यहां तक जमा हो गया, ये पूरा काफी इसके साथ है। तो ये सारा एरिया कॉन्टिनेंटल राइज कहलाएगा। और माना यह जाता है कि ये आप देखेंगे तो कॉन्टिनेंटल राइज जो ये पूरा एरिया है, ये पूरा यहाँ कॉन्टिनेंट का क्रस्ट होता है, यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। आप देखेंगे तो यहाँ से आपका कॉन्टिनेंट और यहाँ से ओशन, तो ये कॉन्टिनेंट और ये आपका, इसीलिए इसको कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहा जाता है, यहाँ तक जहाँ तक एबेसल और ये अबाइसल प्लेन उसके बाद शुरू होता है। तो ये मैप से आपको बहुत ही क्लियर होगा। एक और मैप आप देख लेंगे तो आपको और इसमें और क्लियरिटी होगी। अब वितल मैदान है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो वितल मैदान जो है वो जैसा कि पहले लोग ये जानते थे, अब तो उसके अंदर भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन नॉर्मल है कि फिर भी आप देखेंगे तो वितल मैदान गहरे महासागरीय तल में अत्यंत समतल आकृति विहीन मैदान होता है। और वास्तव में इसको ये माना जाता है कि ये अभी भी कुछ अगर आप छोड़ दें कि छोटे छोटे पहाड़ पत्थर को, तो अभी भी सबसे बड़े मैदान समुद्र के अंदर ही पाए जाते हैं। इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे तो इस तरह से एबाइसल प्लेन का फिगर है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ ये देखिए, ये कैनियन है, ये कोस्टल माउंटेन है, ये आप देख लें तो सी बीच है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये एबाइसल प्लेन है। तो एबाइसल प्लेन जो होगा वो आपको यहाँ ये पूरा एरिया ये माना जाता है, ये एबाइसल प्लेन ये पूरा आकृति विहीन माना जाता है। एबाइसल प्लेन या जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वितल मैदान, यानी ये माना जाता है कि अभी भी
जितने भी समुद्र, अभी तो पूरा एक्सप्लोरेशन जैसा कि मैंने बताया समुद्र का होगा 2030 तक, तो 30 के बाद आपका क्लियर आ जाएगा कि कितना कहाँ क्या पोजीशन है, क्योंकि ये सर्वे हो रहा है अभी ऑन गोइंग। 2022 अभी चल रहा है, अभी तक 30% एक्सप्लोर हुआ, 70% अभी और एक्सप्लोर उनको करना है। तो 70% जब एक्सप्लोर होगा तो 2030 तक होगा। लेकिन अभी तक जो आपका आया है तो वो वितल मैदान है। तो ये वितल मैदान, अब ये जो है ये एरिया, ये जो देख रहे हैं यहाँ तक, तो ये सारा जो इसके नीचे निक्षेप जमा है ये वाला, ये कॉन्टिनेंटल राइज कहलाता है। उसी तरह फैन भी होता है, जिस तरह से एलुवियल फैन नदी बनाता है उसी तरह से यहाँ भी आपको मिलेगा। तो ये आपको माउंटेन की बात है। तो अब हम लोग देखेंगे महासागरीय नितल की गहराई। तो इसकी गहराई जो होती है ये एबाइसल प्लेन की अगर हम देखें तो तकरीबन 3000 से 6000 मीटर के बीच में ये होती है, और ये काफ़ी बड़े भाग में फैले होते हैं। अब हम इसको इस तरह से आगे भी फुल स्क्रीन भी देखते हैं तो अच्छा बोलो। तो चलिए, तो इसी को आगे हम लोग देखें तो पहले जैसे कि मैंने बताया कि जब उतना एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ था तो नॉर्मल ये समझा जाता था कि ये विश्व के सबसे समतल मैदान है। लेकिन अभी भी कुछ एरिया है कि समतल है, लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं है। अब इसके अंदर कुछ और आकृति लोगों के सामने आई कि ये तो जो प्रमुख बेसिक चार था, यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, एबाइसल प्लेन, कैनियंस, ये सारी चीज़ जो बेसिक थी ये तो जानते थे। लेकिन एबाइसल प्लेन के बाद छोड़ देते थे, क्योंकि उतना नीचे कौन एक्सप्लोर करेगा। 6000 मीटर नीचे आप जा रहे हैं या 4000 मीटर नीचे जा रहे हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट काम होता था। तो इस अब चूंकि आधुनिक जमाना आ गया है तो अब उसको एक्सप्लोर किया गया। जब एक्सप्लोर किया गया तो पता चला इसके अंदर भी बहुत सारे फीचर्स हैं, बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो इसके अंदर भी ये माना गया जो आधुनिक उपकरण, जैसे कि मैंने बताया आधुनिक उपकरणों से पता चलता है कि महाद्वीपीय मैदान अथवा धरातल के तरह ही, जिस तरह से हम धरातल पर देखते हैं पहाड़ पठार हर जगह अलग अलग, ऐसा नहीं है कि हम पूरा धरातल समतल टाइप का है या मैदान ही हम देखते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप गंगा के बेल्ट में रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैदान पूरा तरह से प्लेन ही है, उस जगह भी आपको ऊंचाई नीचाई सारी चीजें मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिली। तो आगे हम इस तरह से देखते हैं। तो अब इसमें भी डिफरेंट पार्ट इसके अलग अलग चीज पाए गए। तो उसमें आप देखेंगे तो इसमें जैसा कि मैंने बताया था कि समुद्री पठार, समुद्री पहाड़, पर्वत श्रृंखलाएं, ये सारी चीजें आपको यहां नजर आती है। अब ये देखिए, तो इसमें समुद्री पठार, पहाड़ियां, गयाउट, इसको इंग्लिश में कहते हैं, और इसको आप ये कह सकते हैं कि निमग्न द्वीप, यानी द्वीप जो पानी के नीचे डूब गया हो, और समुद्री पर्वत। तो इसमें देखें तो वितल मैदान जो है वो तलछट से भरा हुआ होता है। नॉर्मली बात है कि फाइनली जो है जो चीजें होंगी, आप यहाँ पे देखें तो इस तरह से अब सी है, तो यहाँ कोई भी चीज़ अगर नीचे आएगा या कोई भी जलीय जीव या कोई भी चीज़ मरता है तो उसके अवशेष यहाँ पे होंगे। तो ज़्यादातर जो ये अवशेष होंगे ये फिर नीचे आएंगे, नीचे से कॉन्टिनेंटल राइज, और नीचे आएंगे तो यहाँ जमा हो जाएंगे, इसके आगे तो वो जा ही नहीं सकते हैं। तो आपको यहाँ बहुत सारे समुद्री जीवों के
आप देखेंगे तो ये तलछट से यानी सेडिमेंट से भरा हुआ होगा, या तो ये है कि बालू पत्थर जो भी होगा, तो ये सेडिमेंट होगा। और सेडिमेंट में आप देखेंगे तो जीव के अवशेष होंगे, डिफरेंट टाइप के रॉक्स हो सकते हैं, या डिफरेंट टाइप के जो अपरदन करके ले जाया गया है। जैसे सपोज कीजिए गंगा का अपरदन हुआ या नदी द्वारा अपरदित हुआ, तो फाइनली जाके वो बीतल मैदान में चला जाता है। तो ये आपको वहां देखने को मिलेगा इस तरह से। अब लेकिन जिन समुद्रों में, अब जैसे कि मैंने बताया कि तलछट है, लेकिन उसमें कुछ समुद्री ऐसा, खास करके इक्वेटोरियल रीजन में आप देख लें, या जहां घने जंगल पाए जाते हैं, वही रीजन में, वही अक्षांश पे अगर आप समुद्र में देखेंगे तो बहुत सारे जीव। उसी तरह से जहां कोरल रीफ वगैरह है, वहां आपको काफी जीव पाए जाते हैं, वहां काफी बायोडाइवर्सिटी होती है। तो वहां अगर आप देखेंगे तो वहां जीवों की प्रचुर मात्रा होती है। तो तलछट में इस जीवों की एक मोटी परत जम जाती है। जैसे वो जीव वहां मर जाता है तो उसके अवशेष वगैरह वहीं पे रह जाते हैं। तो समुद्री जीवों के अस्थि पंजर से बना होता है, और इस अस्थि पंजर जब वो समाप्त हो जाता है तो उसको तलछट पे जो ये जमा होता है जीवों द्वारा अस्थि पंजर, इसको ऊज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ऊज। इसको ऊज कहा जाता है, OZZ, ऊज। ऊज, या अब इस ऊज को हिंदी में कहते हैं सिंधु पंख। सिंधु पंख, सिंधु पंख कहा जाता है ऊज को। अब आगे हम लोग इसी में देखेंगे कि सिंधु पंख या ऊज कैसे बनता है। तो इसको इस तरह से देखें, ये देखिए। अब समुद्र के अंदर हम लोग जानते हैं कि बड़ी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी जीव ब्लू व्हेल, वो भी पाई जाती है, शार्क वगैरह। तो जैसे ये ब्लू व्हेल आप देख रहे हैं, तो ये मर गए। मरने के बाद क्या होगा? अल्टीमेटली इसके जीव धीरे धीरे उसका डिकम्पोज होगा, सड़ जाएगा, उसके हड्डी बच जाएंगे, सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। समाप्त होने के बाद जो उसके अवशेष बनते हैं, वही फिर सिंधु पंख का काम करता है। आगे देखिए, तो ये देखिए, अब उसके फिर सिर्फ हड्डी बच गए, और यहाँ जो पूरा एरिया है, वो एरिया में जो उसके अवशेष जमा है, वही अवशेष फाइनली देखेंगे तो उसके आपको चारों तरफ बिखरे हुए मिलेंगे। तो इस प्रकार जो होता है, तो उसको सिंधु पंख कहा जाता है, सिंधु पंख। अब इसी के आगे हम लोग देखते हैं, तो कुछ खुले समुद्र में, अब जैसे ये तो हम लोग वहां देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कोरल रीफ के पास, या कोई इक्वेटोरियल पे लैंड है और उसके पास अगर जाता है, और फिर उसके बाद आप एबाइसल प्लेन पे जाते हैं तो वहां। लेकिन जो ओपन सी है, जहाँ लैंड की मात्रा बहुत कम है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पैसिफिक ओशन में आप देखें, तो पैसिफिक ओशन में जहाँ ओपन सी है, जहाँ दूर दूर तक कोई लैंड मास नहीं है, जहाँ दूर दूर तक कोई जीव का नामो निशान नहीं है, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ आपको ऊज नहीं बनता है। तो जब वहाँ ऊज नहीं बनेगा, तो वहाँ तलछट पे लाल सिंधु पंख से उसके ढके होते हैं। और जो ये तलछट पे लाल सिंधु पंख होते हैं, नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि आप पैसिफिक ओशन में देखेंगे तो आपको हजारों की तादाद में जो है सो समुद्र के नीचे छोटे छोटे ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, और उसके द्वारा जो विभिन्न धूल टाइप वगैरह कण होगा, वो वहाँ आपको जमा मिलेगा। उसके साथ ही हवा या नदी द्वारा बहा के जो लाई गई होती है हवा, काफ़ी हवा भी पैटर्न आप देखते हैं कि जो ईस्टर्ली और वेस्टर्ली का हमने देखा कि पैटर्न, तो उसके द्वारा भी दूर दूर से रेगिस्तान से उड़ा के लाया गया धूल वगैरह वहाँ जमा हो जाता है। तो इस प्रकार का जो जमाट होता है, उसको कहा जाता है मतलब आप देखेंगे नदियों द्वारा लाएंगे तो छोटे कण से होते हैं। तो ये लाल सिंधु पंख जो था, सिंधु पंख जिसको हमने कहा था, अब उसको लाल सिंधु पंख कहा जाता है। तो इसी को आगे हम लोग देखें। तो इसी को आगे हम लोग देखते हैं। तो अब इसको जो देखेंगे, तो इसको मैप पे आप देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि जो लैंड के पास है वहाँ जीवों की संख्या ज़्यादा होगी, जो फ्लोरा एंड फौना जो होगा, जो समुद्र के अंदर होगा, यानी मैराइन फ्लोरा एंड फौना, वो वहाँ ज़्यादा होगा। तो वो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ ये देखिए, ये वाला मैप, तो ये वाला मैप अगर हम फुल स्क्रीन पे देखेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा आपको। ये देखिए,
ये देखिए, तो अब ये देख रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ क्या है, इंडिया है अपना, ये देखिए, तो ये अपना इंडिया के पास ये सारा चीज देखिए, ये ग्रीन 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 जो यहाँ दर्शा रहा है इमेज, वो ग्रीन दर्शा रहा है जीव को, और जहाँ आपको ब्लू है वहाँ जीव नहीं है लगभग, तो ये ग्रीन देखिए। फिर यहाँ आप ओपन सी में देखिए तो कोई जीव नहीं है, उसी तरह से ओपन सी में यहाँ देखिए कोई जीव नहीं है, यहाँ भी कोई जीव नहीं है, यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक कोई जीव नहीं है, यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक कोई जीव नहीं है, यानी जहाँ भी छोटे छोटे द्वीप है या ये है वहाँ जीवों की मात्रा। लेकिन जो कॉन्टिनेंट है उसके पास सटा हुआ एरिया में देखिएगा, खास करके आप ये देखिए एक्वेटर के पास, तो एक्वेटर के पास आपको कहीं ना कहीं आपको जीव मिलेगा। उसी तरह से आप अगर देखेंगे तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में देखिए ये कोरल रीफ के पास और ये सब एरिया काफ़ी आपको जीवों द्वारा काफ़ी जीव मिलेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे जो कॉन्टिनेंट के पास है वहाँ आपको जीव मिलेगा, जो कॉन्टिनेंट से बियॉन्ड है या ओपन सी है या खुला समुद्र है वहाँ आपको जीव बहुत ही कम मिलेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं इसी में। तो अब हम लोग इसी में जो एबाइसल प्लेन की बात हम लोग कर रहे थे, और हमने कहा था कि एबाइसल प्लेन सीधा प्लेन नहीं है। अभी हम लोग सबमेराइन रिलीफ की बात कर रहे हैं, यानी अंतः समुद्री उच्चावाच की बात कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो मिलेगा अंतः समुद्री पर्वत श्रेणी या सबमेराइन रिज। सबमेराइन रिज यानी समुद्र के अंदर बहुत बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, और ये पर्वत श्रृंखलाएं अक्सर क्या होती है, जब हम वितल मैदान देखते हैं तो वितल मैदान के बीच में ही आपको मिलेगा, एकदम बीच में मिलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अटलांटिक ओशन में मिलेगा, बल्कि ये पूरा विश्व में इसका नेटवर्क फैला हुआ होता है। यानी अटलांटिक ओशन का इंडियन ओशन से, इंडियन ओशन का पैसिफिक ओशन से, पैसिफिक ओशन का आप देखेंगे तो साउदर्न ओशन से। तो ये सब एक दूसरे से मिला हुआ एक श्रृंखला के रूप में, एक मेखला के रूप में आपको नजर आता है। तो देखिए कैसे, तो इसको हम लोग यहां पे देखते हैं। ये देखिए, तो महाद्वीपों पर मौजूद ऊंचे पर्वत श्रेणियों के सामान्य, जैसे हम लोग हिमालय का रेंज देखते हैं, एंडीज का देखते हैं, उसी तरह से ये भी काफी ऊंचे पर्वत श्रेणी है। तो इन महासागरीय पर्वत को अंतः समुद्री पर्वत श्रेणी या कटक के रूप में जाना जाता है, यानी सबमेराइन रिज, या आप इसको अंतः समुद्री कटक के रूप में जाना जाता है। उसी को आगे हम देखें तो इस तरह से देख सकते हैं। अब ये फिगर है, फिगर से आप देखेंगे तो आपको बहुत ही क्लियरिटी आएगी। तो तो ये रेखीय मेखला है, जैसे कि मैंने बताया कि अंतः समुद्री कटक के रूप में जाना जाता है। और ये एक रेखीय मेखला है, जैसे कि मैंने बताया था कि एक चेन बना हुआ है, वही यहाँ लिखा हुआ मध्य में स्थित होते हैं। और चूंकि ये जैसे कि मैंने बताया कि वितल मैदान है और दो महासागरों या कोई भी महासागर के अक्सर ये मध्य में स्थित होते हैं, इसीलिए इसको मध्य महासागरीय कटक कहा जाता है। और नॉर्मल हम देखेंगे तो ये विश्वव्यापी जो पर्वत श्रृंखला है, यानी अंतः समुद्री पर्वत श्रृंखला, उसका एक विश्वव्यापी नेटवर्क बनाता है, यानी ग्लोबल नेटवर्क ये बनाता है, निर्माण करता है। और इसी में जो है सबसे बड़ा आपका जो स्ट्रक्चर है वो है आपको मिड अटलांटिक रिज, यानी मध्य अटलांटिक पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला हम लोग कह सकते हैं इसको। अब ये देखिए, तो ये जैसे कि मैंने बताया तो महासागरीय प्रणाली का ये विश्वव्यापी करता है।
अभी इसी को आगे हम लोग देखें तो ये यानी मध्यवर्ती अटलांटिक पर्वत श्रेणी या मिड अटलांटिक रिज जो है वो सबसे यानी निरंतर, आप इस तरह से देखें तो मिड अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक रिज ये जो है सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा निरंतर जलमग्न पर्वत श्रेणी है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई पर्वत श्रेणी आप देख ले तो वह है मिड अटलांटिक रिज, यानी आर्कटिक से शुरू होकर अंटार्कटिक तक जाता है, इतना बड़ा है। तो इसी तरह से देखेंगे ये दक्षिण में अटलांटिक अटलांटिक महासागर में होता है और ये उत्तर से दक्षिण तक लगातार आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसको इस तरह से हम लोग देखेंगे तो ये एक नेटवर्क आपको बना हुआ दिखाई देगा। ये आप देखेंगे तो नेटवर्क आपको दिखाई देगा। तो ये नेटवर्क जैसा कि मैंने बताया था कि ये पूरा आपको नेटवर्क इस तरह से है, अंतः समुद्री पर्वत श्रृंखला। तो इसका एक आप नेटवर्क देख सकते हैं। तो ये इस तरह से होगा। ये पूरा अगर विश्व को देखें तो ये है आपका मिड ओशियनिक रिज। अब यहाँ देखिए ये इंडियन ओशन में भी बीच में आपको मिलेगा, अटलांटिक ओशन में भी, पैसिफिक ओशन में यहाँ मिलेगा, और आप देखिए इस तरह से यहाँ पे ये क्या है, सबमरीन रिज या जिसको कहते हैं अंतः समुद्री पर्वतमाला या पर्वत, अंतः समुद्री पर्वतमाला या आप इसको पर्वत कहते हैं। ये देखिए इस तरह से ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो अगर इसको हम देखेंगे तो ये आपको एक नेटवर्क बनाता हुआ नजर आएगा। यहां से शुरू हुआ, यहां से आया और देखिए यहां पे आ गया। अब फिर ये यहां से शुरू हुआ, ये देखिए यहां से आया, यहां से होते हुए आपको ऐसे, ये कहां आ गया, आपको पैसिफिक में आ गया। ये देखिए अब ये पैसिफिक में यहां से यहां तक जाएगा और फिर यहां से आते हुए यहां पे आ गया और फिर यहां से ऐसे, और फिर ये क्या हुआ, मिड अटलांटिक रिज, ये आ गया। अब देखिए ये पूरा, अब फिर यहां से क्या हुआ, फिर यहां से अफ्रीका के पास से होते हुए ये, तो एक दूसरे से आपको जुड़ता हुआ एक प्रणाली मिलेगा। ये मिड, यहां भी, ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं एक दूसरे से मिलती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन अगर हम देखें तो विश्व का सबसे बड़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला या एक साथ जिसमें कोई तोड़फोड़ ना हो, आप यहाँ देख ले तो कहीं जैसे कि यहाँ टूट गया, थोड़ा यहाँ टूटा है, तो इसको अगर एक साथ देखें नॉर्थ से लेके और यहाँ साउथ तक, तो यही है आपका मिड अटलांटिक रिज, यानी मिड अटलांटिक रिज। नॉर्मली इसको कहा जाता है मिड ओशियनिक रिज, सबको इसको सबको कहा जाता है MOR, मिड ओशियनिक रिज के रूप में जाना जाता है। अगर हम इसको देखें इस तरह से तो ये तो है आपका विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो मिड अटलांटिक रिज। ये हमेशा याद रखें। आप देखिए एंडीज इतना ही बड़ा है, इसके सामने कुछ ही नहीं है। हिमालय तो हमारा और इतना ही छोटा है उसके सामने, तो उस हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन एक स्ट्रक्चर और है जो इससे भी बड़ा है दुनिया में, वो है, लेकिन ये ठीक उसका उल्टा है। ये क्या है, आपका सबसे क्या था कि ऊंचा पर्वत, मतलब सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला था जो समुद्र के अंदर था। लेकिन एक और श्रृंखला है, उसको यहां से शुरू करते हैं हम लोग। ये क्या है, जैसा कि मैंने बताया था, ये मैरियाना ट्रेंच है। अब मैरियाना ट्रेंच से शुरू होते हुए जापान ट्रेंच, ये सब होते हुए यहां, और यहां से होते हुए ये पूरा एरिया। तो इसको अगर ऐसे करेंगे तो इससे भी आपको, चूंकि इस तरह का मैप है, तो अगर आप इस तरह के ग्लोब पे देखेंगे तो ये भी एक इतना बड़ा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है कि ये भी दुनिया का सबसे बड़ा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में से माना जाता है, भूगर्भीय संरचना में से माना जाता है। तो ये था, हमने जो बात किया वो है
सबमरीन रिज या अंतः समुद्री पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला की बात किया। तो ये आपको क्लियर दिखाई दिया, तो आप इस तरह से देख लें कि ये आपको सारे। अब आगे हम लोग मिड ओशियनिक रिज के बाद आगे चलते हैं और आगे देखते हैं समुद्री टीला या गायआउट क्या होता है। जो अक्सर आप समुद्र के अंदर जब जाते हैं, ये सारी चीजें बीतल मैदान के अंदर की बात अभी हम कर रहे हैं कि वहां बीतल मैदान के बीच में हम लोग गए, तो दोनों तरफ बीच में जब जाने, ये बीतल मैदान है, उसके बीच में हम देखेंगे एक पर्वत श्रृंखला हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, जो प्लेट टेक्टोनिक में बताया था, एक प्लेट इधर जा रहा है, एक प्लेट इधर जा रहा है, तो यहाँ एक पर्वत श्रृंखला बन रहा है। ठीक उस प्लेट के बीच में क्या होता है, हॉट स्पॉट हो जाता है। हॉट स्पॉट हो जाता है तो यहाँ ऊंचा हो जाता है, तो ये जो ऊंचा हो जाता है वही आपको सी माउंट कहलाता है, यानी समुद्री टीला। अब यही समुद्री टीला आगे जाके द्वीप बन जाता है, इसे करके ये सी है। अब सी से ऊपर उठ गया तो वो क्या बन गया, द्वीप बन गया। अब ये द्वीप में क्या होता है कि ऊपर जैसे ये आया तो अब ऊपर चला आया, तो ऊपर चला आया तो क्या होगा, पवन द्वारा अपर्दन, इसके तरंग द्वारा अपर्दन और डिफरेंट इरोजनल एक्टिविटी। अब इरोजनल एक्टिविटी इतना हो गया कि ये फिर पानी के नीचे चला गया, इस तरह से। लेकिन इसका जो ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाला भाग, इसका ऊपर वाला भाग ऐसे सपाट हो गया। अब जो इस तरह से सपाट हो गया तो इसी को कहा जाता है गायआउट, गायआउट्स। तो ये गायआउट्स या जिसको कहते हैं निमग्न द्वीप, आप कह सकते हैं इसको, गायआउट को निमग्न द्वीप कहा जाता है हिंदी में। यानी ये द्वीप था लेकिन अब डूब गया, तो डूब गया तो निमग्न द्वीप कहा जाता है। तो इसी को आगे हम लोग देखते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया उसको इस तरह से देखिए। तो समस्त समुद्री वितल मैदान के ऊपर ये बिखरे हुए हजारों आपको मिलेंगे, खास करके जब आप पैसिफिक ओशन का सी बेड को देखेंगे, उसके अंदर के इसको देखेंगे तो आपको हजारों ज्वालामुखी, बेसिकली ये ज्वालामुखी छोटे छोटे हॉट स्पॉट्स होते हैं और ये शीर्ष इसके नोकीले होंगे, अतः इन्हें समुद्री टीला कहा जाता है। कभी कभी यही पृथक टीला क्या होता है, समुद्र के ऊपर उठ जाता है और जैसे ऊपर उठा तो वो आपको द्वीप बन जाता है, तो वो आपको क्या बन जाता है, द्वीप बन जाता है। अब आगे इसी को देखते हैं। तो हवाई द्वीप और ताहिती द्वीप ज्वालामुखी का यही अनावृत है। हवाई द्वीप जो बना है, जैसे कि मैंने बताया था कि हॉट स्पॉट है, उसी तरह से आगे देखेंगे पैसिफिक ओशन में ही ताहिती द्वीप है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। रियूनियन का, अब रियूनियन आइलैंड का जैसे कि इंडियन ओशन में मैंने बताया कि लक्षद्वीप, ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरह के जो भी हॉट स्पॉट के आपको एग्जाम्पल मिलेंगे तो वो इसी तरह बनते हैं, जो प्लेट बाउंड्री के दूर उसके बीच में बनते हैं। इसी को आगे हम देखें तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसी को ये देखिए, ये हवाई द्वीप का आपका मैप है, जो हवाई द्वीप के बारे में मैंने बताया था। हवाई द्वीप सबसे बेस्ट एग्जांपल है हॉट स्पॉट का। तो इसमें देखिए इस तरह से, ये देखिए हवाई द्वीप है, ये देखिए होनोलुलु ओआहू, इस तरह से आपका पहला आपका ये हवाई द्वीप है। ये आप देखेंगे तो सी माउंट, ये सारी चीज़ें, ये आपका ये हवाई द्वीप है, ये सारी चीज़ें ये हवाई द्वीप है। तो हवाई द्वीप में आप देखेंगे तो यहाँ आप आगे इसको देखें, यहीं मौना किया, यहीं पे ये जो देख रहे हैं हवाई पे, ये है मौना किया। इसको अगर यहाँ समुद्र के नीचे से लेंगे इस तरह से आपको दिखाई देगा तो ये काफ़ी ऊंचा पहाड़ होगा, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। ये हवाईयन आइलैंड जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसी पे मौना किया स्थित है। तो जो सबसे है उसी तरह से, इसी तरह से देखिए इसके अंदर आप मैप पे देखेंगे तो ये देखिए आपको ये छोटे छोटे हजारों टीले यहाँ नजर आएंगे, छोटे 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 इसके आगे। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको छोटे 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 टीले नजर आपको आएंगे। तो ये सारा जो है वो यही है आपका सी माउंट और गे आउट जो मैंने बताया था।
इसको और एक बेस्ट एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। आगे तो समुद्र से ऊपर उठने वाली ज्वालामुखी जिसका शीर्ष, जैसे कि मैंने बताया था, अपर्दन से चौरस हो जाता है। जब अपर्दन से चौरस हो जाएगा तो यह पानी से ढक हो जाता है। चूंकि जब अपर्दित हो गया तो पूरा द्वीप समाप्त। अब पूरा द्वीप समाप्त, उसके ऊपर पानी आ गया। चूंकि समुद्र में रहता है तो पानी आ गया। पानी आ गया तो वो डूबा हुआ जलमग्न जो द्वीप है, इसीलिए निमग्न द्वीप कहते हैं, वो एक पठार की तरह हो जाता है। और वो जो समुद्र के अंदर होता है उसी को गायाउट्स कहा जाता है। तो यह पानी से ढका हुआ होता है तो उसे गायाउट्स कहा जाता है, या उसको निमग्न द्वीप या गायाउट्स, ठीक है, कहा जाता है। अब इसी को आगे हम लोग देखेंगे। गायाउट्स भी हमने जाना कि गायाउट्स किसको कहा जाता है। अब आगे ये देखिए, इस फिगर से आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि किस तरह से गायाउट बना और किस तरह से ये द्वीप बनता है। बेसिकली ये हॉट स्पॉट का बेस्ट एग्जांपल होता है। ये देखिए, ये हमारा, हम जानते हैं कि ये स्टेनोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर है ऊपर में, और ये आपका ओसेनिक क्रस्ट है। अब ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट प्लेट क्या है, इधर जा रहा है, प्लेट का डायरेक्शन इधर है। अब यहां एक हॉट स्पॉट मिल गया इसको। अब हॉट स्पॉट इसको ऊपर करेगा। ऊपर करने के बाद क्या होगा, ज्वालामुखी का निर्माण हो गया। अब ये ज्वालामुखी का निर्माण हो गया, ये देखिए। अब ये ज्वालामुखी कालांतर में क्या हो गया, वोल्केनिक आइलैंड बन गया। अब वोल्केनिक आइलैंड क्या हो गया, धीरे 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 ये जो एरिया है, चूंकि आप धीरे इधर खसक गया, फिर यहां एक नया बनेगा, लेकिन ये एरिया क्या करेगा, अब आपको धीरे धीरे सिंक होना शुरू हो जाता है, सिंकिंग आइलैंड। तो जैसे कहते हैं हम लोग डूबता हुआ आइलैंड। तो अब इसके बाद धीरे धीरे आप देखिए, यहां तक पानी था, अब ये डूब के यहां तक चला आया, ये इस तरह। अब जैसे ये डूब के इसके तरफ आएगा तो चूंकि ये इसके द्वीप के चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे जो सबमरीन होता है, जैसे कोरल वगैरह होता है, वो कोरल वगैरह अपना कॉलोनी बना लेगा। अब वो कॉलोनी तो बना लिया, वो वही लेवल पे है। अब ये धीरे धीरे क्या हुआ कि ये द्वीप जो है सो इसमें अपर्दन हो गया। अपर्दन होने के बाद इस तरह का चौरस हो गया, ये देखिए इस तरह का चौरस। अब इस तरह का चौरस द्वीप होगा तो आपको इसको गायाउट, क्योंकि पानी के ये नीचे चला गया तो इसी को गायाउट कहेंगे। ये सिंकिंग आइलैंड हो गया। अब ये जो सिंकिंग तो हो गया, ये सारी चीजें हो गई, और ये जैसे कि मैंने बताया ये अब धीरे धीरे क्या हो गया कि सिंकिंग आइलैंड के बीच में जो ये सारी चीजें थी, जो कोरल वगैरह था, ये इसको चारों तरफ से घेर लिया। तो ये जो होता है ये कोरल का, इसी को बैरियर रीफ कहा जाता है। इसको बैरियर रीफ कहा जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो इस तरह का ये बैरियर रीफ आपसे कहलाएगा। अब कालांतर में ये भी डूब गया, और लेकिन ये तो बाकी रह गया, ये जो था बैरियर रीफ ये बाकी रह गया, क्योंकि ये साइड में बनाया था अपना कॉलोनी, और ये बीच वाला एरिया डूब गया, क्योंकि यहां से साइड में कॉलोनी बनाया हुआ था, यहां से साइड में कॉलोनी बना हुआ था। तो ये तो डूब गया ये वाला भाग, लेकिन ये वाला भाग रह गया। अब ये वाला भाग रह गया तो क्या हो गया कि ये बीच में पानी भर गया, तो ये झील की तरह से हो गया। तो इस प्रकार का जो झील होता है इसी को लैगून बोलते हैं। तो ये लैगून हो गया, ये झील जो हो गया इसको लैगून बोलते हैं। तो एक फिगर में आप सारी मॉर्फोलॉजी आपको क्लियर कट हो जाएगी। तो ये आपका लैगून बन गया। अब ये जो लैगून बन गया झील, और झील के चारों तरफ जो ये एरिया है जो कोरल रीफ से आइलैंड की तरह बन गया, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसी को कहा जाता है एटॉल। उसको क्या कहा जाता है, एटॉल। मतलब इस प्रकार का जो ये हो गया उसको एटॉल, ठीक है। अब इसी तरह का एक और छोटा है, आप देखेंगे तो वो कालांतर में इस सारी प्रक्रिया नहीं हुई, लेकिन वो टीला वहीं का वहीं बन के रह गया। तो इस प्रकार का टीला बना तो उसको सी माउंट कहा जाता है। तो अब हम लोगों ने यहाँ से क्लियर कट हो गया कि वोल्केनिक आइलैंड क्या होता है, सिंकिंग आइलैंड, गायाउट, बैरियर रीफ, लैगून, एटॉल, सी माउंट। यानी एक फिगर में ही आप इसको क्लियर कर सकते हैं। और ये सारी स्ट्रक्चर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लक्षद्वीप में देखते हैं तो एटॉल, आप सुनते होंगे कि मॉरिशस के पास फलाना एटॉल, तो एटॉल आखिर है क्या। तो एटॉल और द्वीप में क्या डिफरेंसेस है, आइलैंड में क्या डिफरेंसेस है, तो ये सारी चीजें
हम लोगों को क्लियर कट होनी चाहिए। तो ये आपको हो गया क्लियर। तो ये फिगर्स है, इस फिगर को आप देख सकते हैं। इस फिगर को अगर होगा तो हम अपने ग्रुप में भेज देंगे, तो आपको ये फिगर मिल जाएगा, ताकि एक फिगर से ही आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ओसेनोग्राफी में। और ये सब अक्सर पूछे जाते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। तो अब आगे हम लोग इसी में चलते हैं। तो थोड़ा सा बचा है बस ये। तो अब हम लोग जो ओशन ट्रेंच है, जिसको कहते हैं ओशन डीप या महासागरीय गभीर, जैसे ही हमारा वो समतल मैदान खत्म होता तो ये महासागरीय डीप होती है। ये काफी खाई होती है, ये अंतर समुद्रीय गर्त इसको कहा जाता है। और ये जैसे कि मैदान यहां से आया और ये खाई है, ये ऊपर से तो सागर था, अब यहां से तो ये इसका जो बेस होता है नीचे वो चौरस होता है, और ये काफी गहरी खाई होती है। और इसी को खाई है, ये जो गहरी खाई होती है इसी को ओशन डीप कहा जाता है। तो ये ओशन डीप के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसी में, तो ये प्रायः गर्त जो है ज्वालामुखी और भूकंप के निकट पाए जाते हैं, जहां भी प्लेट बाउंड्रीज होती है वहां ये गर्त पाए जाते हैं। और इसकी उत्पत्ति से यहीं से जैसे सुनामी वगैरह होता है या भूकंप वगैरह होता है, तो ये एरिया काफी प्रोन एरिया माना जाता है। आप देखेंगे तो ये है आपका। तो ये था जो हमने पूरा ये देख लिया कि इस तरह से आपका समुद्री था। तो अब ये जो था हमने समुद्री उच्चावाच या जो पृथ्वी पर था माउंट एवरेस्ट से लेके मैरियाना ट्रेंच तक हमने ये देखा। अब हम लोग आगे जो चैप्टर देखेंगे तो इसमें जैसे देखिए कि एवरेज हाइट वगैरह, तो अब नॉर्मल ये है आपका, ये जो अभी देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं आपके पास। ये देखिए ये हमारा मैरियाना ट्रेंच है, जिसको पुराना डेटा है, ये जो फिगर पे पुराना डेटा लिखा हुआ, चूंकि ये 2022 का नहीं है अब जानते हैं। तो लेकिन ये जैसे मैंने 10,000 के लगभग है, तो 10,974 है, तो ये है। उसी तरह से एवरेज ऑफ डेप्थ ऑफ द समुद्र का 3730 मीटर है, एवरेज हाइट ऑफ द लैंड 870 मीटर, और माउंट एवरेस्ट जो है आपका सी लेवल से 8,848.86 मीटर। तो ये पुराना डेटा है, लेकिन ये इस तरह से हम देखें कि सी लेवल से इस तरह हमारा अर्थ का ये डिफरेंट है। तो कल हम लोग, चूंकि ये आज हम इसके महासागर के डिफरेंट फीचर्स देख रहे थे कि जो हमारा महासागर है उस महासागर जल का वितरण किस तरह से हुआ है, लैंड हेमिस्फीयर हम किसको कहते हैं, ओशन हेमिस्फीयर किसको कहते हैं, ये सारा चीज हमने वाटर एटमॉस्फेयर, वाटर हेमिस्फीयर किसको कहते हैं, इसको हमने जाना। इसके साथ ही हमने जाना कि जो समुद्र का डिफरेंट फीचर्स होते हैं वो क्या है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे जल के महासागरीय गुण, और उसी में हम लोग आगे देख लेंगे मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। हमको लगता है कल कोशिश हमारी होगी कि हमारा ओशनोग्राफी समाप्त हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी जो था वो लगभग समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी वर्ल्ड में। और ह्यूमन ज्योग्राफी में जो सेटलमेंट पैटर्न होता है वो किस तरह से होता है उसको हम लोग देख लेंगे, और फिर उसके आगे फिर इकोनॉमिक वगैरह हम लोग देखेंगे। तो चलिए कल हम लोग ओशनोग्राफी ही पढ़ेंगे, और इसमें